shows that you, my dear students, have a vast opportunity waiting for you ahead in ECE and Civil Department. Also, predicting the bright future of artificial intelligence and machine learning, IST is all set to launch the novel branches of AI and ML in this academic year 2021. Also, students, I have a very important announcement to make for you related to your examinations to be conducted on 23rd of May. आप लोग के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग एडेड हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक शेयर करी जाएगी. उस फॉर्म को प्लीज आप लोग ध्यान से फिल करिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी ईमेल आईडीज बहुत ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर ही एग्जाम रिलेटेड सारी डिटेल्स मेल करी जाएगी, ना कि व्हाट्सएप ग्रुप पे. आई रिपीट, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज एक लिंक आएगी, उस लिंक में सारी डिटेल्स ध्यान से फिल करिएगा, उसमें आपके एग्जाम रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है ऑन योर ईमेल आईडी. सो नाउ, टेकिंग यू अहेड without much ado, let's take you through the training of CSS and JavaScript. And allow me to hand over the session to today's experts. The speakers of today are Mr. Pankaj Wadhwani, sir, and Mr. Himanshu Ramchandani, sir. Over to you, sir. So a very, very good morning to all of you. I am Pankaj Wadhwani and I am here to continue the previous session of CSS in this class. ठीक है, यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हम उसी के आगे का पार्ट कवर अप करने वाले हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज बताई थी अबाउट CSS और हमने इस टाइप का एक छोटा सा डिजाइन बना करके देखा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि H1 टैग कैसे काम कर रहा है और H1 का स्टाइल हमने कैसे सेट किया, डिवीजन टैग क्या होता है और डिवीजन के बैकग्राउंड में आईडी कैसे सेट करते हैं. आज मैं उसी चीज को थोड़ा सा अलग वे में आपको समझाने वाला हूँ. लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था इट वाज अबाउट इनलाइन सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस. आज हम उसी को कन्वर्ट करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस में, लेकिन उसके पहले कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज और बाकी हैं, पहले वो डिस्कस कर ली जाए. ओके, सो हम आ जाते हैं वापस से उस कोड पर जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसमें हमने HTML हेड टाइटल करके कुछ लिखा था. देन यहाँ पर स्टाइल टैग में हमने उन सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन किया था. इसको डिफाइन करना बोलते हैं जो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है. हमने यहाँ पर डिफाइन किया था कि H1 की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, देन ID की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए. ओके, ये भी ID है. देन इसके बाद हमने स्टाइल टैग को खत्म कर दिया था और जहां जहां ID की जरूरत थी वहां वहां हमने ID को यूज किया था. इंस्टेड ऑफ ID अगर आप क्लास यूज करना चाहते हो तो आप क्लास भी यूज कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन आता है क्लास एंड ID क्या होते हैं. आपके लिए अभी की क्लास के लिए दोनों सिमिलर होते हैं. फ्यूचर में जब आप इसको लार्ज स्केल पर लेकर के जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. ओके, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में पूरा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का डिफरेंस समझने बैठोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. हम कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए एक सिंपल शब्दों में बात करते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक का नाम है क्लास, एक का नाम है आईडी. पहचानने का तरीका, जो आईडी होता है वो हैश के साथ स्टार्ट होता है, जो क्लास होता है वो डॉट के साथ स्टार्ट होता है. ओके, अगर हम बात करें इस डॉट के साथ स्टार्ट होने वाले कंपोनेंट की तो इसका नाम हमने क्या रख दिया है, क्लास 1. आप कुछ भी नाम रख सकते हो. याद रखना, एक सीएसएस में मल्टीपल आईडी और मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं. आईडी का नाम हमेशा यूनिक होता है. क्लास, दो क्लासेस एक ही नाम की बनाई जा सकती हैं. कैसे बनाई जाएंगी वो आने वाले टाइम में हम सिखा देंगे आपको, लेकिन आईडी मस्ट बी यूनिक बट क्लास नेम कैन बी डुप्लीकेट. ओके, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है किसकी, आईडी और क्लास की, है ना. क्लास में डुप्लीकेशन अलाउड होता है, आईडी में नहीं होता है. बाकी फंक्शनैलिटी दोनों की सिमिलर होती है. ओके, अभी मैंने यहाँ पर क्लास 1 लिख दिया है. इफ यू कैन नोटिस मैंने यहाँ ID2 यूज किया है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं है. तो जहां जहां पर ID2 यूज हो रहा होगा, लाइक इस वाले डिवीजन 2 में और इस वाले डिवीजन 4 में, इसकी प्रॉपर्टीज अपने आप डिसेबल हो जाएंगी. आप देख सकते हो, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो डिवीजन 2 और डिवीजन 4 की प्रॉपर्टीज जो है वो डिसेबल हो चुकी है ना. यहाँ पर हमें कुछ भी कलर्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं. इंस्टेड ऑफ ID2 अगर मैं यहाँ पर क्लास वर्ड लिख दूं और क्लास के हिसाब से काम करना चालू कर दूं, ओके, लाइक क्लास इज इक्वल टू, ओके, यहाँ मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्लास 1, एंड मैं यहाँ पर भी आकर के लिख देता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू क्लास 1. ओके, जस्ट अ सेकंड. पैनलिस्ट जो भी हैं प्लीज चेक योर माइक्रोफोन. समवन पुट ऑन हिज माइक्रोफोन. किसी ने अपना माइक्रोफोन ऑन छोड़ दिया है, प्लीज चेक कर लीजिए.
चलिए थैंक यू। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, क्लास इज इक्वल टू क्लास वन। ओके, यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही, तो क्लास वन की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो यहाँ पर उठ के आ जाएंगी। जैसे हम आईडी को यूज करते थे ठीक वैसे ही हम क्लास को यूज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज उठ के वापस आ गई हैं। हम कुछ हम कुछ और भी चीजें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आकर के मैंने लिखा विड्थ। ओके, विड्थ मतलब इसकी विड्थ ब्रॉडनेस कितनी होनी चाहिए। लेट सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 500 px, सॉरी फॉर दैट। अच्छा एक और चीज, आप जब HTML में कोई प्रॉपर्टी सेट करते हो ना तो आप इज इक्वल टू का साइन लगाते हो, है ना, कि नेम इज इक्वल टू दिस या कलर इज बीजी कलर इज इक्वल टू दिस। जबकि हम विड्थ वगैरह या ऐसा कुछ भी सेट कर रहे हैं CSS के अंदर तो हम यहाँ पर कॉलन यूज करना प्रेफर करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, विड्थ कॉलन, ठीक है। लेट से स्पेस देकर के मैंने लिख दिया 500 px। तो जहां जहां पर क्लास वन यूज हुआ है, कहाँ पर यूज हुआ है, डिवीजन 2 और डिवीजन 4 में, वहां वहां पर आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा उसकी विड्थ देखिए आप 500 पिक्सल रह गई है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले की विड्थ भी अलग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जहां जहां पर क्लास यूज हो रहा है उसकी विड्थ मैंने कम कर दी है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं इनको आगे पीछे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मुझे यही विड्थ जो है वो एग्जैक्टली 500 पिक्सल नहीं रखना है, मुझे ये 50% ऑफ द पेज रखना है। मैं कारण बताता हूँ इसका। होता क्या है, कई बार हम 50% पेज की विड्थ करना चाहते हैं। मेरे इस पे जो रिजोल्यूशन है, स्क्रीन रिजोल्यूशन, उसके हिसाब से 500 पिक्सल इज नॉट द परफेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या नंबर आएगा मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि हर स्क्रीन के पिक्सल अलग अलग हो सकते हैं और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या नंबर आएगा मुझे नहीं पता। मान लो या पिक्सल डेंसिटी कम हुई या ज्यादा हुई तो ये कुछ ऐसा दिख सकता है या फिर ये कुछ ऐसा दिख सकता है, ठीक है। पिक्सल डेंसिटी के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो हम ऐसा ना करते हुए यहाँ पर इस टाइप से पिक्सल डेंसिटी के हिसाब से ना सेट करते हुए हम यहाँ पर 50% भी लिख सकते हैं। इससे हमारे इस पर्टिकुलर क्लास वाले जहां जहां पर ये क्लास यूज हो रही है, लाइक यहाँ पर इस वाले कंपोनेंट की विड्थ 50% ऑफ द पेज जाएगी। डज नॉट मैटर कि पेज की डेंसिटी क्या है, पेज की पिक्सल साइज क्या है। आप देखो ये 50% ऑफ द पेज दिख रहा है ना, 50% एरिया ब्लैंक है और 50% एरिया रेड है, ठीक है। तो हमारे इसकी जो विड्थ है वो 50% हो गई है। ओके, अगर हम यही प्रॉपर्टी इसमें भी लगा दें, ठीक है, एक जनरल बात समझा रहा हूँ। ओके, कि हमने यहाँ पर लिखा विड्थ इज इक्वल्स टू 50%, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने 50% इसको सेट कर दिया है। तो इससे मेरा ये वाला पेज भी कैसा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ओके, पेज बोल रहा हूँ, सॉरी, डिवीजन। ओके, तो आप देख सकते हो। अब मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज है कि अगर डिवीजन 1 और डिवीजन 2 50% की कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब डिवीजन 2 को अगर उठा के यहाँ बिठाना चाहें तो हम बिठा सकते हैं, ठीक है। ऐसा करना बहुत आसान है, इसके लिए हमें इनका फ्लोट सेट करना पड़ेगा। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर बैक स्पेस का बटन दबाता हूँ, है ना, तो क्या होगा, डेटा लेफ्ट साइड खसकेगा। मैं इसमें और बैक स्पेस दबाता हूँ तो डेटा यहाँ खसकेगा। मैं इसमें और बैक स्पेस दबाता हूँ तो डेटा ऊपर खसकेगा। समझ में आ रही है बात। मतलब जब हम बैक स्पेस करते हैं तो अगर पिछली वाली लाइन पर जगह है तो डेटा वहां चला जाता है। अभी यहाँ पर ऐसी कोई बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई नहीं है, लेकिन अगर यहाँ बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई होती, कहीं पर भी लिखी होती, ठीक है, तो क्या हम बैक दबाते तो ऊपर जा पाते क्या। लेट सपोज यहाँ पर मैं डॉट्स लगाता हूँ, बहुत सारे डॉट्स लगा देता हूँ जिससे आपको मैं समझा पाऊँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। लाइक अभी जो ये डेटा लिखा हुआ है, ओके, इवन और डॉट्स लगाने पड़ेंगे मुझे समझाने के लिए। लाइक यहाँ पर अगर मैं बैक स्पेस दबाऊं तो क्या मैं ऊपर चला जाऊंगा क्या इसके अंदर, नहीं, ऊपर जगह नहीं। मतलब अगर ऊपर स्पेस अवेलेबल होगी तो हम ऊपर जाएंगे, अदरवाइज हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। ओके, कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर बैक स्पेस दबाने पर ये पीछे आ जाएगा, यहाँ पे भी पीछे आ जाएगा, यहाँ पे पीछे नहीं आ पाएगा। ओके, या फिर ऐसा इसको बैक स्पेस ले जाने की कोशिश करूँ, यहाँ जगह बन गई। अब क्या इसके आगे इतनी जगह दिख रही है क्या कि यहाँ पर ये पूरी लाइन नीचे वाली आ जाए, नहीं, तो वो आ भी नहीं पाएगी। मैं कोशिश भी करूंगा तो भी नहीं आ पाएगी, यहाँ जगह नहीं है ना। तो हमारे पास जितनी जगह होती है हम उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हैं। मेरा ये सोचना है कि मेरे दो डिवीजन की विड्थ जो है वो 50-50% है, तो क्यों ना डिवीजन 2 को उठा के डिवीजन 1 के पास में रख लिया जाए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका फ्लोट सेट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर के एक प्रॉपर्टी लिखी, फ्लोट लेट्स से लेफ्ट, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका आपको 5 मिनट में समझा दिया जाएगा, बट यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्या करा, इन दोनों का फ्लोट कैसा सेट कर दिया, लेफ्ट। जैसे ही मैंने इसको सेव करके रीरन किया, आप ध्यान से देखो ये सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे एडजस्ट हो जाएंगे, जहां जहां जिसको जगह मिली। डिवीजन 1 इसके आगे जगह दी तो डिवीजन 2 यहाँ आ गया, डिवीजन 3 और इसके आगे जगह दी तो डिवीजन 4 यहाँ आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रही है चीजें। ओके, देन अगर हम बात करें इसके और आगे बढ़ने की, एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। लाइक ये जो क्लास वाली प्रॉपर्टी है ना,
इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसके बाद का जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से उठा के ऊपर कर देता हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, डिवीजन 1 और 2 है ना अलग अलग दिखाई दें। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसमें नहीं चेंजेस करते, लास्ट वाले में चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, आईडी एंड क्लास, डिवीजन 2 जो कि अलग अलग दिख रहा है, डिवीजन 3 के अंदर मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू क्लास 1 और यहाँ पर लिख देता हूँ आईडी इज इक्वल टू आईडी 1। और कुछ नहीं किया है, आपको बेस्ट वे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से कलर कोड चेंज कर दिए। देखो, डिवीजन 1 और 4 एक जैसा दिखेगा, 2 और 3 एक जैसा दिखेगा। एक्चुअल में क्या है, कलर्स के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा वाला कहाँ तक जा रहा है। अभी देखो समझ में आ रहा होगा, ये डिवीजन 1, देन डिवीजन 2, देन डिवीजन 3, देन डिवीजन 4। ठीक है, तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि आप डिविजन्स के हिसाब से कोड को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ सकते हो। ठीक है, अब अगेन आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाए फेसबुक वाले पेज का। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, इस फेसबुक वाले पेज में आपको यहाँ टॉप पे कुछ दिख रहा है, ये लिखा हुआ, यहाँ पर भी दो डिवीजन है। एक डिवीजन यहाँ से यहाँ तक का है, एक डिवीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। एक डिवीजन के सेंटर पे लिखा हुआ है फेसबुक, एक डिवीजन के सेंटर पे यहाँ पर एक बटन बना हुआ है जिसपे क्लिक करने से हम दूसरी जगह जा सकते हैं। नीचे ये तीसरा डिवीजन है जो कि 100% विड्थ वाला है। इफ यू कैन नोटिस, यहाँ दो डिवीजन, पहला डिवीजन कौन सा, ब्लू वाला है ना, ये वाला डिवीजन 1, इधर वाला पार्ट डिवीजन 2। क्योंकि दोनों का कलर सेम है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये बीच में कहां पर ज्वाइंट हुआ है। ठीक है, देन ये जो नीचे दिख रहा है ना, दिस इज डिवीजन 3। डिवीजन 3 में क्या बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, लॉगिन फॉर्म बना हुआ है। इन्हें रेडियो बटन कहा जाता है, इन्हें ड्रॉप डाउन लिस्ट कहा जाता है, इसे टेक्स्ट फील्ड कहा जाता है और इसे पासवर्ड फील्ड कहा जाता है। इसमें से काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, खैर मैं इसको बंद करता हूँ। ओके, और काम की चीज पर जंप करता हूँ। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि हमारा जो कोड है, वेयर इट इज, ये वाला। ठीक है, इसमें हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेट कर दी है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा इसके ही आगे की बात करता हूँ। जैसे हमने ये डिवीजन 1 बनाया था ना, मैं इसी टाइप के 4 डिवीजन और बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर के बनाता हूँ। ओके, देखिए आप, मैंने 4 डिवीजन कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। ओके, इनके नाम में चेंज कर देता हूँ, लाइक डिवीजन 5, 6, 7 और 8। अब ना इन सारे डिवीजन में मुझे कॉमन प्रॉपर्टीज रखनी है, लेकिन इनका बैकग्राउंड कलर अलग अलग रखना है। ठीक है, तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, वो हम यहाँ पर एक आईडी या क्लास बना के रख देते हैं। ठीक है, लाइक जैसे आईडी 1 बना था ना, वैसे के वैसे ही मैं यहाँ पर एक आईडी 2 बना देता हूँ। मेरा ये सोचना है कि जितने भी डिवीजन हमने बनाए हैं, सारे डिवीजन का बैकग्राउंड कलर चेंज रहेगा, फॉन्ट साइज यही रहेगा, फॉन्ट कलर यही रहेगा, फॉन्ट वेट बोल्ड रहेगा, फॉन्ट फैमिली अल्जेरियन रहेगी, फॉन्ट जो उसकी वेट है वो 50% रहेगी और फ्लोट लेफ्ट रहेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज तो वैसी की वैसी ही रहेंगी, लेकिन इनका बैकग्राउंड कलर अलग रहेगा। तो देखो, अभी जो मैंने सेट किया है इसमें ये 50% वाली प्रॉपर्टी को तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनमें बैकग्राउंड कलर अभी सेटेड नहीं है। तो अगर मैं इस करंट कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो सबका बैकग्राउंड कलर, सॉरी एक सेकंड, ये ब्लू क्यों लेके आया, ओके मैंने आईडी 1 यूज कर लिया है, सॉरी फॉर दैट। मुझे यहाँ ID2 यूज करना चाहिए और इसका नाम भी मुझे ID2 रखना चाहिए था कायदे से। ओके, ID2। ओके, मैंने यहाँ पर ID2 और यहाँ पर भी ID2 रख दिया। ठीक है, हर जगह पर। तो जहां जहां ID2 यूज हुआ है वहां पर बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो है, लेकिन बस बैकग्राउंड कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ओके, सो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें, ओके, तो अगेन ये कुछ बैकग्राउंड कलर दूसरे का पिक करके लेके आ रहा है। माइट बी सम क्लोजिंग टैग का मैंने इशू जनरेट कर दिया है यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको कि अगर हमने इसको कलर नहीं दिया तो ये दूसरे का कलर क्यों पिक कर रहा है। मे बी पॉसिबल मैंने कहीं से CSS वगैरह को इंपोर्ट किया हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, चलो आपको जो काम की चीज मुझे सिखानी है मैं वो सिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम इस पे फोकस ना करते हुए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट से आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो ID2 का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इसके आगे आकर के मैंने लिखा है स्टाइल। ओके, और यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड कलर मैं पिक कर लूंगा। लेट से मैंने ये रैंडम कोई सा भी कलर पिक कर लिया। मैं कोशिश करूंगा डार्क कलर पिक करने की, ताकि आपको समझाना आसान रहे, जो विजिबिलिटी है वो भी प्रॉपर रहे। ठीक है, यहाँ पर भी मैं फॉन्ट कलर में आकर के यहाँ से कुछ भी एक रैंडम कलर पिक कर लेता हूँ। लेट से मैंने कुछ अलग वाला ब्लू, इस टाइप का ब्लू मैंने पिक कर लिया है। ठीक है, अच्छा ये कलर कोड भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कलर कोड कैसे जनरेट होते हैं। लास्ट क्लास में मेरा एक डिस्कशन हुआ था, काफी सारे बच्चे कलर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको वो सारे कलर कोड कैसे बनते हैं ये सारे बताने वाला हूँ। ठीक है, सो
कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से एक का कलर ये कर देते हैं, ओके, और लास्ट में एक और इसका स्टाइल सेट कर देते हैं, ओके। तो देखो जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो तो ID2 से उठ के आ गई, और जो यूनिक प्रॉपर्टीज थी सबका बैकग्राउंड कलर अलग अलग रखना था, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, एज यू कैन सी। अगर मैं इस कोड को यहाँ पर सेव करके इधर आके एग्जीक्यूट करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देखो इन सबके कलर, बैकग्राउंड कलर अलग अलग है ना, थोड़े डार्क कलर हो गए हैं, बट अगर मैं जूम इन करूँ तो आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ जाएगा। यहाँ पर डिवीजन 5, 6, 7, 8, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फ्लोट वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है कि इनका बैकग्राउंड कलर लगे। तो जो यूनिक प्रॉपर्टी है इनकी, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, और जितनी कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो हमने ID2 के अंदर मेंशन कर दी। तो हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ा, एक बार कोड लिख के हमारा काम इजीली हो गया, ठीक है। ये तो हुआ डिवीजन टैग। अब हम बात कर लेते हैं कलर्स की, ठीक है, कि ये कलर कोड कैसे बनते हैं, ठीक है। ये तीन चीजों से मिलके बनते हैं। मैं आपको इस बीजी कलर के थ्रू समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ओके। मैं ब्राउजर पे जाके समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपको और कुछ नहीं करना है, ब्राउजर पे जाकर के सर्च करना है W3 स्कूल्स, एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स, ओके। चलो सर्च करके बताता हूँ, W3 स्कूल्स, देन स्पेस देके लिख देना कलर्स, तो आपको ये कलर्स वाले पेज पर ले आएगा। या फिर आप सिर्फ W3 स्कूल्स लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ओके। ये कलर वगैरह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला है, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ से HTML सिलेक्ट करते हो और यहाँ पर अगर आप आते हो तो देखो HTML में कलर्स करके आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये बता रहा है आपको कि HTML जो है 140 कलर नेम सपोर्ट करता है। कौन कौन से, यहाँ पर ये सारे नाम और उसके नीचे उसके कोड लिखे हुए हैं। आप इस नाम को भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ से ये जो ब्लू वॉयलेट लिखा हुआ है, अगर हम इस कलर नेम को पिक कर लें या फिर इस कोड को पिक कर लें, किसी भी एक चीज को पिक कर लो, और यहाँ पर जो आप कलर सेट कर रहे हो अपने कोड्स के फॉर्म में, लिखा है ना ये बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर आप ये लिखने की बजाय या फिर बीजी कलर में ये लिखने की बजाय कलर का नाम लिख दो। तो जो भी आप लिख रहे हो ना, ये ब्लू वॉयलेट या ऐसा कुछ भी, ये नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट हो गया है। नो डाउट ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ कलर नाम भी लिख सकते हो। जो मैंने कलर सेट किया था पहले, उसका नाम सियान कलर था, ठीक है। इसका कोड क्या होता है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, बट हाँ यहाँ पर एक सियान कलर टाइप का देखने को मिल रहा होगा, ओके। अगेन हम आते हैं यहाँ पर कलर वैल्यू पे। तो देखो कलर का कोड जब भी लिखना हो तो हैश के साथ स्टार्ट करो। किसके साथ? हैश के साथ। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं। क्या? शुरुआत के 2 डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके रेड कलर को। लेट से मैंने 00 लिखा, ये जो 2 डिजिट है ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड को। इसके बाद के जो 2 जीरो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन को, और लास्ट के 2 जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लू को। इसे RGB कहा जाता है, रेड ग्रीन ब्लू। अब मैंने बैकग्राउंड कलर सारे जीरो सेट कर दिए। सारे जीरो मतलब सबसे डार्केस्ट कलर बनाना है। सबसे डार्केस्ट कलर होता है ब्लैक, मतलब अगर अभी मैं रन करूंगा तो ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा। नो डाउट कंफर्टेबल नहीं लगेगा आंखों को देखने में, क्योंकि बाकी सब कुछ अजीब सा दिखने लगेगा, बट मैं आपको बता रहा था कि सारे जीरो मतलब ब्लैक कलर बन रहा है, सबसे डार्क कलर बन रहा है, सबसे जीरोथ वैल्यू वाला कलर बन रहा है। और ये हेक्साडेसिमल नंबर है, मतलब ये जो लिखा है ना जीरो, इसकी जगह आप 1 2 3 करते हुए 15 तक लिख सकते हो। लेकिन अगर हम 15 तक लिखेंगे तो ये तो 6 की जगह ज्यादा डिजिट हो जाएंगे, तो इन्हें हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है कि 9 के बाद जैसे ही 10 आएगा तो 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 11 को B से, 12 को C से, देन D, देन E, देन F। ऐसा 15 तक वैल्यू सपोर्ट करता है, ठीक है। 15 को F कहा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर FF कर दूं, तो देखो रेड वाला फुल, ग्रीन वाला जीरो, ब्लू वाला जीरो। इवन एक बार मैं आपको सारे कलर फुल करके दिखाता हूँ। सारे फुल मतलब सबसे ब्राइटेस्ट कलर बनाना है अपने को। सबसे ब्राइटेस्ट कलर को व्हाइट कलर कहा जाता है। ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, अगर मैं यहाँ पर सारे FF लिख दूं तो इसे व्हाइट कलर कहा जाता है। अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ गया, ठीक है। आपको चेंज करने की इच्छा है, आप एक काम करो, स्टार्टिंग के 2 को F लिखो, मतलब रेड फुल है, ग्रीन जीरो, ब्लू जीरो। ग्रीन और ब्लू को जीरो कर दिया, गायब कर दिया, लेकिन रेड को फुल कर दिया। रिलोड करें तो देखो बैकग्राउंड में रेड कलर आ गया है, ठीक है। अगर हम इसी की जगह पर यहाँ पर इसको हटा दें और बीच में डबल F कर दें, तो देखो रेड जीरो है, ग्रीन फुल है, और ब्लू वापस से जीरो है, ओके। देन रिलोड करते हैं हम, ओके, तो बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ गया है। अगर हम यहाँ से इसको हटा दें और यहाँ ऐसा कर दें तो क्या हो रहा है? देखो शुरुआत के 2 डिजिट रेड के थे, ये जीरो, ग्रीन जीरो, लेकिन ब्लू वाला कैसा है? फुल है। अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया है, ओके। आई होप समझ में आ रही होगी चीजें कि कलर कोड कैसे बनते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, कलर कोड्स क्या होते हैं।
हम दो का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जो मैंने आपके सामने सियान कलर लिखा था ना, वो ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ग्रीन भी फुल है, ब्लू भी फुल है, और ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सियान कलर टाइप का होता है। देखो ये ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर 16 मिलियन पॉसिबल कलर्स बन सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें कुछ इसकी, तो ये भी एक कलर है, ये कोई दूसरा कलर है, ये कोई तीसरा कलर है, ये कोई चौथा कलर है। ऐसे करते करते इसको एफ तक लेके जाओ, फिर यहाँ पे लिखो 1, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे करते हुए यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन, फिर यहाँ 2 लिख लो, फिर 2 0 2 1 2 2 2 3 डी, ऐसे 2 एफ तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल कलर्स बन सकते हैं। इन सारे कलर कोड्स को आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे, ओके। अगर आपको ये कलर नाम कम अच्छे लग रहे हो, तो आप यहाँ से क्लिक करके कलर वैल्यूज पे भी जा सकते हो। ये बता रहा है ब्लैक कलर का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, नेवी कलर का कोड यहाँ पर लिखा है। जो ब्लू वाले शेड्स है ना, उनमें देखो लास्ट के डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, ओके। जो ग्रीन वाले हैं, उसमें बीच वाले का डेटा जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। कहीं पर रेडिश कलर दिख रहा हो तो मैं वो दिखा देता हूँ, उसमें स्टार्टिंग वाला जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, बाकी सारे 0 दिखेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ओके। हम यहाँ पर अगर नोटिस करें तो आरजीबी कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलता है। आप कलर का नाम या कलर की वैल्यू दोनों में से जो चाहे आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर वापस से लौट के आते हैं। बैकग्राउंड कलर या कलर कोड तो सेट करना मैंने सिखा दिया है कि आप हैश वैल्यू के साथ सेट कर सकते हो। जब फ्री बैठे रहो या टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ टाइप करते रहना, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 टाइप कर दिया, ये भी तो कोई कलर का कोड होगा। मुझे भी नहीं पता कौन सा कलर है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा कलर है। तो ये काइंड ऑफ ब्लूइश शेड में जा रहा है। क्वेश्चन आता है ये ब्लूइश में क्यों जा रहा है, क्योंकि ब्लू वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ग्रीन की उससे कम है, रेड की सबसे कम है, ठीक है। तो ये ब्लू के टच में ज्यादा जा रहा है। उल्टा लिख दें अपन इसको, 6 5 4 3 2 1। इस बार रेडिश टाइप का कुछ कलर बनना चाहिए, ओके। एज यू कैन सी रेडिश तो नहीं है, ब्राउनिश बन गया, पर डेफिनेटली ये ब्लू या ग्रीन के टच में तो नहीं है, ओके। रेड की वैल्यू सबसे ज्यादा थी तो उसके मिक्सचर में दिख रहा है, ठीक है। चलो खैर, आप भी इस तरह से कुछ भी कलर बना सकते हो। 16 मिलियन पॉसिबल कलर्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट, जो कि पढ़ाने के लिए स्क्रीन पे कंफर्टेबल दिखता है, दैट इज 00 FF, दैट इज दी सियान कलर। आप इसका नाम भी लिख सकते हो और इसकी कलर वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आई डोंट थिंक किसी के दिमाग में डाउट रहेगा कि कलर्स कैसे बनते हैं या कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम इनको कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं वापस से लौट के आ जाता हूँ एक्सटर्नल सीएसएस के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें ये जितनी प्रॉपर्टीज लिखी, ये सारी की सारी हमने इसी पेज पे लिख दी। अब इमेजिन करते हैं कि हमारा जो ये डेटा है ना, ये हमें दूसरे पेजेस पर भी अप्लाई करना है। लाइक जहां पर भी मैं ID1 ID2 इन सबको यूज करना चाहूँ, तो दूसरे पेजेस पर भी मैं इनको यूज कर पाऊँ, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये चीज समझाने के लिए मैं आपको एक्सटर्नल सीएसएस का एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जो डेटा है, हमने ये डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हुआ है। ये जो पेज है ना मेरा, मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ओके। इन सबको मिनिमाइज कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर फाइल रख के रखी है। बेटर तरीका होता है हम एक राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लें। आप किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हो, मैं न्यू फोल्डर ही लेता हूँ क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। इस फाइल को इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने ये टेस्ट नाम की फाइल यहाँ पर रख दी है। अब मान लो यहाँ पर ऐसे 4-5 और पेजेस हैं जिसके अंदर हमें कॉमन प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो क्या हम बार बार ये जो इसका कोड है, अगेन बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि इसको ओपन कैसे करना है। आप राइट क्लिक करो इसके ऊपर, ओके। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये क्रोम में खुल जाएगा, गूगल क्रोम में, है ना, दिख रहा होगा। मुझे गूगल क्रोम में नहीं खोलना है, ठीक है। एक सेकंड, ये 2 बार खुल गया, मैं दूसरी बार वाला बंद कर दूं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी कि हमने जो ये डबल क्लिक करके ओपन किया है तो क्रोम में खुल गया। अगर हमें इसका सोर्स कोड देखना हो तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक में एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस या फिर ओपन विद में जो मैंने कल टूल शेयर किया है ड्रीम व्यूअर, यहाँ पर VS कोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आप जो भी एप्लीकेशन चाहेंगे आप इसमें उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हमारे सामने ये कोड ओपन होगा, हमारे पास इसके अंदर ये दिखाई देगा कि हमने स्टाइल टैग लगा के कुछ कुछ करके रखा हुआ है, ओके। अब ये जो स्टाइल टैग है ये एक पेज तक सीमित है। क्या हम ये वाला कोड हर जगह कॉपी पेस्ट करने बैठेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, इस पूरे कोड को यहाँ से कट कर लो, कट कर लो, कॉपी नहीं बोला है मैंने, है ना, कट कर लो। देखो मैंने यहाँ से पूरा कोड कट कर दिया। वो जो स्टाइल टैग था ना वो अभी लिखा रहने देते, बस अंदर का कोड मैंने कट कर लिया। सिंपल एक नोटपैड फाइल उठाओ, सिंपल नोटपैड, है ना, या टेक्स्ट एडिटर दो, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। यहाँ पर अपना वही कोड मैंने पेस्ट किया जो आपके सामने लिखा हुआ था। इसको हम सेव करेंगे। क्वेश्चन आता है कहाँ सेव करेंगे? इसको हम सेव करेंगे कौन सी लोकेशन पे, जहां पर हमने पेज को सेव किया है, ओके।
मतलब डेस्कटॉप पे अभी एक न्यू फोल्डर बनाया ना जिसके अंदर अपन ने फाइल रखी, वहां पर सेव करेंगे। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। लेट सपोज मैंने इसका नाम रख दिया स्टाइल, बट याद रखना इसका एक्सटेंशन रखेंगे .css। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्टाइल .css। जैसे ही मैंने इसको सेव किया और क्लोज किया, आप देख सकते हो एक तो यहाँ पर टेस्ट वाली फाइल दिख रही है और एक ये स्टाइल वाली फाइल दिख रही है। क्या ये एक दूसरे को देख सकते हैं? हाँ, दोनों एक फोल्डर में है तो एक दूसरे को देख सकते हैं, विजिबल है। ठीक है, अब हमें अपने कोड में आकर के, अच्छा अभी जो ये वाला कोड लिखा है ना, इसका आउटपुट कुछ अजीब सा हो गया होगा क्योंकि मैंने सीएसएस ही उड़ा दिया ना इसका। ये तो नॉर्मल पेज बन गया। मुझे ऐसा नहीं करना है, वो सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इंपोर्ट भी करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी अजीब लाइन लिखनी पड़ेगी। जहां पर आपने स्टाइल टैग लिखा था ना, वहां पर हम लिखेंगे लिंक। ओके, कौन सा कीवर्ड लिखेंगे? लिंक। इसका मतलब होता है हम अपने पेज को किसी दूसरे पेज के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। लिंक के बाद हम लिखेंगे href, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। इसके थ्रू हम लिंक प्रोवाइड करवाते हैं कि हमें कौन से पेज को इंपोर्ट करना है। अगर यहाँ पर किसी वेब पेज का डेटा इंपोर्ट करना है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, http://www डॉट समथिंग करके लिखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि स्टाइल वाली फाइल मेरे पास में रखी है तो मैं सिर्फ इसका नाम लिखूंगा। मेरे सिस्टम पे रखी है ना, स्टाइल डॉट css। मतलब हम लिंक कर रहे हैं अपने इस पेज को, कौन से पेज से? स्टाइल डॉट css से। ठीक है, देन इसके बाद हमें यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज और बताना पड़ेंगी। ये दो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, बट आपके लिए दो प्रॉपर्टीज समझाना पड़ेगी। पहली चीज को REL या रिलेशनशिप कहा जाता है। हमारे पेज के साथ इस स्टाइल डॉट css का रिलेशनशिप क्या है, हमें वो बताना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्टाइल शीट। ओके, आपके लिए CSS में एक स्टाइल शीट कीवर्ड होता है जो इस पेज को बता रहा है कि आप बाहर से किसी स्टाइल शीट को एक्सेस कर रहे हो। स्टाइल शीट मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, चलो खैर, देन इसके बाद इस फाइल का टाइप क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट CSS। मतलब हमने टेक्स्ट के फॉर्म में फाइल को लिखा हुआ है और उसका एक्सटेंशन क्या है, CSS। इसके जैसे और भी नाम होते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे होते ना, तो यहाँ लिखते हैं टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ओके, देन इसके बाद हम इसको करते हैं टर्मिनेट। ओके, अच्छा जनरली जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता ना, जैसे ये H1 का क्लोजिंग टैग है, इस लिंक का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो ऐसे वालों को स्लैश के साथ टर्मिनेट करना अच्छा माना जाता है। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ध्यान से देखो, मैंने पूरे कोड के लिए सिर्फ एक लाइन लिखी है। इसका कोड कहीं तो लिखा हुआ है ना, ये वाला कोड इस वाली फाइल में लिखा हुआ है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, जस्ट इंपोर्ट किया है। आप देखो इस पे सारी प्रॉपर्टीज वापस आ गई। ओके, अब जिस जिस पेज पर आपको इस वाली फाइल की प्रॉपर्टीज यूज करना है, आपको बस ये वाली लाइन उस पेज पर जाकर के लिख देना है। अपने आप ये फाइल उठ के उस पेज पर आ जाएगी और आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। प्रूव करने के लिए कि मैंने वाकई में ऐसा किया है, मैं इन दोनों को मिनिमाइज करता हूँ, मैं स्टाइल वाली फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर ओपन विद में जाकर के इसको भी ड्रीमवीवर में ओपन कर लेता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हम एक काम करते हैं, जो आपकी जो क्लास 1 है ना, जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने रेड सेट किया था, मैं चाहता हूं कि इसका कलर कुछ चेंज हो जाए। लेट सपोज मैंने इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा रेड और ग्रीन का मिक्सचर कर दिया। मुझे नहीं पता कौन सा कलर बनेगा, लेकिन जहां जहां क्लास चेंज हुई है, मैंने कहां पर चेंज किया, CSS में। जहां जहां पर वो प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, आप देखो वहां पर येलो कलर आ गया है ना, क्योंकि रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से इसको कौन सा कलर मिल रहा है, येलो कलर मिल रहा है। जो कलर कोड्स बने हुए हैं, ओके, कलर कोड्स आप HTML के पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, या फिर आप रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को यूज करना चाह रहे हो, जहां जहां क्लास यूज हुआ है, जहां पर येलो है ना वहां पर। ओके, तो आप देखो यहाँ पर कुछ अलग कलर आ गया है। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जहां पर भी आप इस CSS को इंपोर्ट कर रहे हो, वहां वहां पर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अपने आप देखने को मिल जाएंगी। ओके, हमें इसके लिए कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक पेज और बना दूं, इसके जैसा ही एक पेज और बना दूं, लेट्स सपोज test2, उसके अंदर भी मुझे आईडी और क्लास की प्रॉपर्टीज चाहिए, तो मुझे बस इसको उस फाइल में इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करते साथ ही क्या होगा, पूरा का पूरा कोड हमारे पास एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, सो लेट मी ट्राई इट। हम यहाँ पर एक नोटपैड ओपन करते हैं। चलो ठीक है, ये तो पुराना कोई जावा का कोड लिखा हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। ओके, हम यहाँ पर एक नोटपैड फाइल या फिर इसी के अंदर आकर के फाइल पे क्लिक करके न्यू HTML सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। इसने बाय डिफॉल्ट कुछ कोड लिख के दिया है, जिससे मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे काम का जो कोड है मैं सिर्फ उतना रख लेता हूँ, लाइक HTML हेड मेटा टैग लगा हुआ है, छोड़ दो उसको। टाइटल के अंदर अभी लिखा है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, हम यहाँ से अनटाइटल्ड को हटा देते हैं और यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं test2। ओके, लिख दिया ऐसे ही। देन यहाँ पर इस हेडर सेक्शन में अगर मैं यहाँ पर आकर के लिखता हूँ लिंक, रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके, लिंक href, देन हमने यहाँ लिखा है स्टाइल डॉट CSS। ठीक है,
देन इसके बाद हमने यहाँ पर टाइप या पहले रिलेशन, अच्छा आगे पीछे कर सकते हो इनको, है ना, रिलेशनशिप मेंशन किया, यहाँ पर स्टाइल शीट, देन हमने टाइप मेंशन किया टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। ओके, अगर हम इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लिख दें, ओके, तो इस पेज पर भी जब भी मैं चाहूँ, लेट्स से मैं बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर आकर के लिखना चाहता हूँ डिवीजन टैग वगैरह, तो मैंने यहाँ लिखा div, ओके, देन इसके बाद मैंने लिखा id इज इक्वल टू, रिफ्रेश कर लेते हैं तो अपने आप आ जाएगा, देखो यहाँ पर जस्ट अ सेकंड, id इज इक्वल्स टू id1, मैंने फाइल को सेव नहीं किया इसलिए सजेशन नहीं दे रहा है, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, देन यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अ डिवीजन। ओके, तो अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा, है ना, जो आपके सामने लिखा हुआ है, जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो अपने आप ये id1 को पिक करके ले आएगा। क्या मैंने इस पेज पर कहीं id1 मेंशन किया है क्या? नहीं, मैंने कहां पर मेंशन किया है? इस स्टाइल वाली फाइल में। जब हम इस पेज को, इस वाले पेज को सेव कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम न्यू फोल्डर के अंदर इसको test2 नाम से सेव कर देते हैं। ओके, s2.html, वो .html खुद ही लगा देगा, छोड़ो, क्योंकि मैं एडिटर पे काम कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेज का आउटपुट देखूं तो देखो यहाँ पर अपने आप वो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी उठा के ले आया है कि बैकग्राउंड कलर ब्लू है और फॉन्ट कलर व्हाइट है। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने मेंशन यहाँ की, लेकिन इंपोर्ट हमने उसको test2 के अंदर भी कर लिया। यहाँ से आपको कोड देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल सीएसएस मतलब उसको एक्सटर्नली यहाँ पर रख दिया जाएगा और जितने पेजेस इस फोल्डर में रहेंगे वो सारे पेजेस अलाउड रहेंगे कि वो इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इस वाले पेज की बात की, एक सेकंड के लिए इसी के, अच्छा यहाँ से भी आप सोर्स कोड पे जा सकते हो, लेकिन सिर्फ पढ़ पाओगे, चेंजेस नहीं कर पाओगे। व्यू पेज सोर्स पे जाओ, देखो पूरा सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, देखो दिख रहा है, यही सब लिखा था हमने। तो देखो, अगर हमने ऐसा कुछ लिखा और ऊपर यहाँ पर अंदर ही कोड लिखा तो उसको बोलेंगे इंटरनल सीएसएस। इसका स्कोप एक लाइन तक है तो इसको बोलेंगे इनलाइन सीएसएस, और ये जो हमने बाहर से इंपोर्ट कर लिया है इसे बोलेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। आई होप तीनों वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, सो यहाँ तक आते आते सीएसएस का बेसिक टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उस अगले टॉपिक का नाम है जावास्क्रिप्ट। ओके, मतलब अगला जो सेशन रहेगा वो जावास्क्रिप्ट पे रहेगा, जिसके लिए हिमांशु सर आपको फर्दर गाइड करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू सो मच। हम डाउट क्लियरिंग सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक आप थोड़ा सा वेट करो। हिमांशु सर विल बी देयर वेरी वेरी सून। ओके, हिमांशु सर, हैंड ओवर टू यू। हेलो, यस, यू आर ऑडिबल। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। या I guess this is visible, right? yes, it is visible. You can continue now. Okay. Hello everyone, good morning. So I guess HTML, CSS दोनों चीज़ें complete है और I think उसकी basic understanding तुम लोगों को आ गई होगी। हम लोग JavaScript पे further आगे बढ़ते हैं। So यहाँ पर मैंने एक simple सा PDF बना के रखा है। इस PDF में जितनी भी चीज़ें आज हम perform करने वाले हैं वो सारी तुम्हें इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, JavaScript for beginners। ओके, इस पर्टिकुलर फाइल में जितनी टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो इसमें अवेलेबल है। ठीक है, सो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। तो कंटेंट्स आज के जो हम कवर करने वाले हैं वो 11 कंटेंट्स हैं। ओके, 11 चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल कोड में ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, कमेंट्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, फंक्शंस, इवेंट्स। ओके, दो पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहला तो है वैलिडेशंस, फॉर्म वैलिडेशंस। सो और लास्ट पार्ट है हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है ये। ओके, सो ये सारी फाइल्स हम लोग आज देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसके 3 सेक्शंस बना दूंगा, आई गेस 4 सेक्शंस। एक सेक्शन होगा जिसमें ये 4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग ये 4 चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट सेक्शन में वैलिडेशंस और एक अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितना भी कोड है तुमको इस लिंक पे मिल जाएगा, चाहो तो इस पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज ये फाइल शेयर होगी, सो इस पर तुम जाके फाइल्स देख सकते हो सारी। ओके, जितने भी कम कोड्स करेंगे लास्ट में इस पर्टिकुलर लिंक पे सारी चीजें तुमको अवेलेबल हो जाएगी, ये पीडीएफ प्लस जितना कोड हम लिखने वाले हैं सारा। ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट से, दैट इज व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। सो अभी तक तुमने HTML और CSS ये 2 चीजें कवर अप की थी।
HTML क्या करता है, काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें बेसिक हम लोग अपना पेज कैसा देखना चाह रहे हैं, उसमें कंटेंट कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें हम HTML से करते हैं. ओके, सेकंड पार्ट था हमारा CSS, जिससे हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं हमारे पेज को. ओके, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट रियल टाइम पे कंटेंट चेंज करने में हेल्प करता है. ठीक है, प्लस हम HTML और CSS से एक स्पेसिफिक चीज नहीं कर सकते, दैट इज लॉजिकल बिल्डिंग. ठीक है, मतलब लॉजिकल प्रोग्रामिंग हम इससे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमें लॉजिकल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट जो होती है वो ब्राउजर पर रन होती है. ठीक है, क्लियर. ब्राउजर जैसे तुमने HTML CSS रन करके देखा था, और क्रोम पर पंकज सर ने आपको रन करके उसे बताया था, सारी चीजें तुम हमको वहां शो हो रही थी. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट भी वैसे ही वर्क करती है. क्या हमको जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तुम्हें क्रोम पर अवेलेबल रहेगी, हमको इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली अपनी फाइल किसमें रन करेंगे, एक ब्राउजर पर रन करेंगे. ओके, चलो. इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो हम वेब पेजेस इसमें बना सकते हैं, हम लोग बिजनेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं, हम यूटिलिटी एप्स इसमें बना सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं. ओके, सो अगर तुमने एक वर्ड सुना हो दैट इज यूनिटी, तो यूनिटी जो है वो गेम इंजन है, जो बाय डिफॉल्ट किसको सपोर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो तुम इस पर्टिकुलर लिंक पर जाके देख सकते हो, और डेवलपर टूल्स में, कम्युनिटी में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज हो रहा है. ओके, यूनिटी जो है वो गेम बनाने के लिए एक गेम इंजन है. ठीक है, तो तुम इस लिंक पर जाके देख सकते हो. सो ये एक पर्टिकुलर ओवरव्यू था. हम इससे करेंगे क्या, अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट से हम लॉजिक बिल्डिंग देखेंगे, और हम लोग पेज पे कंटेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जैसे पंकज सर ने एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीपल पेजेस हो गए हमारे पास, तो मल्टीपल पेजेस पे हमें बार बार जाके चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर सब में अलग अलग CSS है तो. ठीक है, अगर मैं सभी में एक साथ एक बार में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम एक लॉजिकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, दैट इज जावास्क्रिप्ट. ठीक है, सो नंबर 1 लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली. तुम इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो फर्दर. ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं. तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग कैसे करने वाले हैं, सो उसके लिए यहाँ पर हम लोग सबलाइम टेक्स्ट यूज करेंगे, ये एडिटर है. सो अभी तुमने नोटपैड देखा, नोटपैड में एडिटिंग की थी. ठीक है, हम लोग सबलाइम टेक्स्ट में करेंगे. ठीक है, थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव है ये रादर देन नोटपैड के. ओके, कैसे हम लोग बेसिक चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इन सबको छोड़ते हैं. इसका पूरा कंटेंट तुमको इसी पर्टिकुलर PDF में मिल जाएगा, ज्यादा बड़ा PDF है नहीं ये. ओके, सो जस्ट अ सेकंड. यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, दैट इज जावास्क्रिप्ट. ओके, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ. ओके, इस फोल्डर में जावास्क्रिप्ट फॉर बिगनर्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर चलते हैं. और यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक तो है हमारा PDF, और दूसरा पार्ट है एक रीडमी फाइल है, इसको अभी इग्नोर कर सकते हो तुम. ओके, सो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सो ये जावास्क्रिप्ट फॉर बिगनर्स जो है, ये PDF अभी मैंने शो किया था, जिसके अंदर सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी. ओके, चलो एक काम करते हैं, इस पेज को मैं नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ, सॉरी सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर रहा हूँ. ओके, सो सबलाइम टेक्स्ट यहाँ पर मेरा बना हुआ है. जब इसको मैं ओपन करूंगा तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स ये पार्ट मिल जाएगा. इसके अंदर दो फाइल्स अभी हमने देखी थी फोल्डर के अंदर रखी हुई है. ओके, सो अभी इन दोनों को इग्नोर करो, हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फर्दर आगे बढ़ेंगे. ओके, हम HTML का यहाँ पर यूज करेंगे, और जावास्क्रिप्ट को उससे कैसे लिंक कर सकते हैं वो देखेंगे. ओके, सो अभी सभी ने क्या किया था, अभी CSS को 3 तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, और सर ने तुम्हें 3 तरह से इंप्लीमेंट करके भी बताया, दैट इज इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS. ओके, हम लोग भी इसी तरह से जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे उसको इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ये दो तरीके हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट से. तो क्या करें उसके लिए, सो सभी के लिए, जैसे मैंने अभी तुमको PDF बताया, तो PDF में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं. तो ये पर्टिकुलर चीज, ये 4 चीजें हम एक साथ एक फोल्डर में इंप्लीमेंट करते हैं. ओके, सो मैं अलग से फोल्डर बना रहा हूँ, तुम चाहो तो डायरेक्ट इसी में ही फाइल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, लेकिन अलग अलग फोल्डर बना देंगे तो ज्यादा सही रहेगा. ठीक है, चलो इसके अंदर मैं नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ. इस फोल्डर का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, नंबर 1 अंडरस्कोर JS with HTML. जस्ट अ सेकंड.
JS विद HTML, इसमें कुछ और नाम दे देते हैं जो हम टॉपिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कमेंट्स. ओके, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कमेंट्स. ओके, सो मैं इसमें नाम दे देता हूँ, दैट इज वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कमेंट्स. ओके, ये मैंने कुछ नाम यहाँ पर दे दिए. ओके, सो यहाँ पर तुम्हें फोल्डर मिल जाएगा, ये जो भी फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, इस फोल्डर के अंदर हम फर्दर चीज करने वाले हैं. ओके, सो इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फाइल होगी इसको हम लोग सेव कर दे रहे हैं इसी फोल्डर में. इसको मैं नाम दे रहा हूँ index.html. ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या है, .html, इसलिए HTML फाइल है जो तुम अभी बना चुके हो पहले. ओके, हम लोगों को यहाँ पे CSS की नीड नहीं है, हम लोग सिर्फ एक HTML फाइल पे ही जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. ओके, चलो, सो इस HTML कोड के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, HTML टैग की. ये सबलाइम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है कि वो कोड अपने आप लाके दे देता है, मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना. अभी फिलहाल मैं इसमें नाम दे देता हूँ इसको इंडेक्स. ओके, चलो, सबसे पहला पार्ट जो हमारा है वो क्या है, वो है कि हम लोग यहाँ पर इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे. इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट टैग. ठीक है, तो एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पर हेड सेक्शन में ही जावास्क्रिप्ट टैग यूज करें. तो अभी हम लोग हेड सेक्शन में नहीं करते हैं, हम लोग उसको बॉडी सेक्शन में करते हैं, लास्ट में. ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे बॉडी सेक्शन कंप्लीट हो रहा है वहां पर. ओके, क्या करें यहाँ पर, तो हम एक स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे. ओके, स्क्रिप्ट टैग के अंदर देखो टाइप आ गया, जैसे स्टाइल टैग के अंदर टाइप आ गया था. ओके, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो. मुझे इसमें एक छोटा सा चेंज करना है. क्या, ये जो टैग है इसके अंदर मुझे पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है. ओके, जब HTML कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है. इसके अंदर वाला पार्ट कौन एग्जीक्यूट करेगा, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, जो कहाँ होता है, ब्राउजर पर ऑलरेडी अवेलेबल होता है. जैसे मैंने कहा था कि हमको जरूरत नहीं है एक पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ब्राउजर खुद ही कर लेगा. ओके, सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे. ओके, कोड लिखने से पहले मैं एक सिंपल सी लाइन तुम्हें बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में कैसे चलेगी. उससे पहले मैं यहाँ पर बॉडी सेक्शन में एक सिंपल सा छोटा सा पार्ट लिख रहा हूँ, दैट इज मैं H1 टैग लगाता हूँ. H1 टैग सभी को पता है कैसे वर्क करते हैं, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो टू जावास्क्रिप्ट. ओके, हेलो टू जावास्क्रिप्ट. ओके, ये सिंपल सी मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी. ओके, चलो हम अपने फोल्डर में चलते हैं और इस फोल्डर के अंदर हमने ये HTML फाइल बनाई है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको हम लोग क्रोम में ओपन करते हैं. ठीक है, क्लियर, देखो आ गया क्या, हेलो टू जावास्क्रिप्ट. ओके, हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें ये समझना है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली. जावास्क्रिप्ट के सारे कोड को हम यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे. जस्ट अ सेकेंड, इसको ओके, सो जावास्क्रिप्ट के सारे कोड को हम लोग क्या करेंगे, रन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखते हैं. जैसे कि सबसे बेसिक यहाँ पर जो फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास वो क्या है, कंसोल के लिए. ठीक है, जैसे हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर हमें आउटपुट देखना होता है, वैसे ही अगर मुझे एज ए डेवलपर देखना है कि मेरा कोड कैसे रन हो रहा है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें कंसोल की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो अभी पंकज सर ने हमें बताया था कि जब मैं इस पर राइट क्लिक करके कहाँ जाता हूँ, व्यू पेज सोर्स पे, तो मुझे इसका कोड मिल जाता है. ठीक है, व्यू पेज सोर्स पे जाऊंगा तो मुझे इसका कोड मिल जाएगा. ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. ओके, चलो, सो मुझे व्यू पेज सोर्स पे नहीं जाना है, मुझे जाना है इंस्पेक्ट पे. ओके, इंस्पेक्ट जो है वो क्या बताता है, वो इस पेज की सारी डिटेल्स हमको दे देगा. ये ब्राउजर की प्रॉपर्टी है. ओके, तो अगर या तो मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ या कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर सकता हूँ. ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी. देखो, हम लोग देख सकते हैं किसका कोड क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, हमको एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, हम लोग जा रहे हैं कंसोल पर. ओके, देखो ध्यान से, जो भी मैं कंसोल पर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा उसका आउटपुट हमें कहाँ शो होगा, यहाँ पर शो होगा. ओके, ये जो पार्ट है वो क्या है, कंसोल का पार्ट है. ओके, कंसोल पे अगर मुझे कुछ भी चीज प्रिंट करवानी है तो मैं किसका यूज करता हूँ, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कंसोल का. ठीक है, देखो ध्यान से, इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि ये कैसा है, जावास्क्रिप्ट का कोड है. ओके, क्लियर, कंसोल पे क्या होगा, कंसोल पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एक कंसोल जो है, इससे मैं एक मेथड को कॉल कर सकता हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ. ठीक है, कंसोल डॉट लॉग. ओके, ये जो पर्टिकुलर पार्ट होगा ये कैसे वर्क करेगा, जस्ट अ सेकंड. ओके, ये कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट अ सेकंड.
सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये इस पर्टिकुलर प्रिंट होता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है, हेलो एवरीवन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके क्लियर। चलो क्या करें हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन तो लिख दी। ओके यहाँ पर मैं एक सेमीकोलन लगाता हूँ जो बता रहा है एंड ऑफ लाइन। ओके एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं और हमारे पेज को रीलोड करते हैं। ओके ये जो इंस्पेक्ट वाला पार्ट है इसको मैं एज इट इज ऐसे ही रहने देना चाह रहा हूँ। ओके चला के देखो, देखो ध्यान से, यहाँ पे हेलो एवरीवन प्रिंट होता हुआ तुम्हें दिख रहा होगा। ओके क्लियर। हम इसका जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ देख सकते हैं। ओके हेलो एवरीवन, ठीक है, आई बात समझ में। सो जो भी हम लोग कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे वो हमको कंसोल पार्ट में मिलेगा। ओके क्लियर है इतना, आई गेस ये सारी चीजें क्लियर है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके ये सिंपल सा तरीका है कि मैं इंटरनल CSS यूज कर सकता हूँ। ठीक है हम एक्सटर्नल कैसे करेंगे उस पर अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड पार्ट था, तो हमारी जो फाइल अवेलेबल है उसमें सेकंड पार्ट है हमारा वेरिएबल्स का। ओके सो वेरिएबल्स पे जाने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करेंगे। ओके सो मैंने एक सिंपल सी फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी थी, मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी यहीं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके सो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ इसी फोल्डर में, जिसको मैं सेव कर देता हूँ किस नाम से, फिलहाल मैं इसका नाम दे देता हूँ second.html। ठीक है मैं एक HTML फाइल वापस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं second.html दे रहा हूँ। ठीक है इस HTML फाइल के अंदर हम लोग इसका नाम दे देते हैं सेकंड, और इसी के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट टैग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। जैसे एक्सटर्नल CSS हमने यूज की थी लिंक टैग का यूज करके, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं। ओके चलो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐड करता हूँ। ओके उसके लिए हम लोग को क्या करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पर वापस से स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ठीक है सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट, जस्ट अ सेकंड, स्क्रिप्ट टैग में ये सारी चीजें। ओके मुझे यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे इसके पहले हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे तो सारी चीजें इसके अंदर लिख रहे थे, यहाँ पे हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे बस क्या करना है, वो जो एक्सटर्नल फाइल में बनाऊंगा, जैसे एक्सटर्नल CSS हम इंपोर्ट कर रहे थे वैसे हम जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल को। ठीक है तो एक काम करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जो जावास्क्रिप्ट नाम से होगी। ओके सो मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। ओके किस नाम से सेव करें हम लोग इसको, सो जस्ट अ सेकंड, इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे किस नाम से, एक सेकंड, इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं स्क्रिप्ट नाम से, script.js। इसका एक्सटेंशन जो होगा वो .js होगा। ठीक है CSS का था .css, जावास्क्रिप्ट का होगा .js। ओके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो गई है। इस पर्टिकुलर फाइल में मैं एक सिंपल सी लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है पहले कंसोल वाला पार्ट एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देन फिर हम सेकंड फाइल में क्या करेंगे, दूसरा कंटेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे। ओके तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें मैं एक और एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, दैट इज SRC इज फॉर सोर्स। मुझे बताना है कि किस पर्टिकुलर फाइल को मुझे इसमें इंपोर्ट करना है और वो कहाँ रखी हुई है, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर ही ये सारी फाइल्स रखी हुई है। मुझे इसका सोर्स कहाँ देना है, डायरेक्टली मैं उसका नाम लिख सकता हूँ, तो अभी मैं इसका नाम दे रहा हूँ script.js। इसी फाइल को मैंने बनाया था क्या, हाँ ये पर्टिकुलर फाइल को मैं इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पेज में इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा। ओके मैं इस second.html को सेव कर देता हूँ, इस फाइल में मैं एक छोटा सा पार्ट लिख देता हूँ, दैट इज मैंने यहाँ पे लिखा console.log। ठीक है इस console.log में मैं लिख देता हूँ this is external JavaScript। ओके दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। मैंने एक सिंपल सी लाइन इसमें लिख दी। अब क्या होगा, हम सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा, सेकंड फाइल है, इसको चला के देखते हैं। ठीक है मैं ब्राउजर पे चलता हूँ और इसको मैं प्रिंट चला के देखता हूँ। ओके सेम चीज है, देखो ध्यान से, मेरा जो सेकंड फाइल है वो एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन कंसोल का आउटपुट कहाँ आता है, कंसोल का आउटपुट इंस्पेक्ट पे आता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करता हूँ। ठीक है या फिर मैं इस पे इंस्पेक्ट पे जा सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है सो यहाँ पर मुझे एलिमेंट वाला पार्ट मिल गया, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, मुझे इस पे जाना है कंसोल पर। ओके देखो ध्यान से, दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, प्रिंट हो गया क्या, ये है हमारा पेज second.html। इसके एक्सटर्नल CSS को हमने क्या किया था, सॉरी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हमने क्या किया था, यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था। ओके इसमें और कोड लिख सकते हैं क्या, जैसे पहले किया था, जैसे मैंने h1 टैग के अंदर कुछ लिख दिया, मैं लिख दिया दिस इज सेकंड पेज। ओके इस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है तो वो पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा। ओके देखो ध्यान से, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है।
ओके, सो इसका मतलब क्या है, हमारी जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल थी वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें यहीं से पे इंप्लीमेंट करेंगे सेकंड डॉट एचटीएमएल में और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। ओके, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज की थी, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है अब। ठीक है, हम सेकंड एचटीएमएल और स्क्रिप्ट टैग में जो पार्ट यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, वो यहाँ पर कोड करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग वर्क करते हैं अपने वेरिएबल्स पर। तो देख लेते हैं हमारे टॉपिक्स क्या क्या थे। हमको यूज करना है वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कमेंट्स। ओके, तो सारी चीजें देख लो। कमेंट्स तो आई गेस यहीं पे समझ में आ जाएगा। कमेंट्स जो होता है वो किसके लिए होता है, अगर किसी को भी मुझे उस पर्टिकुलर लाइन को एज ए कोड ट्रीट नहीं करवाना है और वो कोड नहीं है हमारा, वो सिर्फ टेक्स्ट है जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है, तो हम कमेंट्स यूज करते हैं, जिसको दो फॉरवर्ड स्लैश के साथ तुम यूज कर सकते हो। ओके, तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ। सबसे पहले मुझे वेरिएबल्स पे वर्क करना है। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल्स सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट था हमारा ऑपरेटर्स और थर्ड पार्ट था कमेंट्स। ओके, चलो सो सेकंड पार्ट है ऑपरेटर्स एंड थर्ड पार्ट हमारा है कमेंट्स। ओके, सो कमेंट्स का एक सिंपल सा पार्ट तो तुम्हें यहीं पे मिल गया होगा कि डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा जावास्क्रिप्ट में। ओके, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है, जैसे हमारे लिए, हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, सिर्फ हमारे समझने के लिए ये चीज है। ओके, चलो सो वेरिएबल्स कैसे वर्क करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल्स जो होते हैं काइंड ऑफ कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम लोग वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, कैसी वैल्यूज, किसी भी टाइप की वैल्यूज, वो इंटीजर हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो डेसिमल नंबर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, चलो तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वैर कीवर्ड के साथ। ठीक है, वैर स्पेस, हम किसी भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ एक्स। ओके, इस वेरिएबल का नाम जो है एक्स, इसको सेमीकोलन के साथ कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके, तो ये सिंपल सी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एक्स। ओके, चलो इसके अंदर हम लोग क्या करें, ये जो एक्स हमारा वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसके अंदर वैल्यू क्या रख देता हूँ, अभी फिलहाल मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ 10। ओके, सिंपल। चलो इस 10 वैल्यू को मुझे कंसोल पे प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले हम कंसोल पे प्रिंट करवा के देखते हैं, फिर हम कंटेंट पर आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कंसोल वाला पार्ट हमको क्योंकि समझ में आ गया है। ओके, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, जस्ट अ सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग। ओके, और इसमें एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा के देता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, और जो हमारा सेकंड डॉट एचटीएमएल था उसको हम रीलोड करके देखते हैं। ओके, सेकंड डॉट एचटीएमएल को हम रीलोड करके देखते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सेकंड टाइम जो कंसोल आया वो वैल्यू प्रिंट करना चाहिए, क्या प्रिंट कर रहा है, 10 प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही तरह से वर्क कर रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग अभी तक जो कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं, मुझे कंसोल पे प्रिंट नहीं करवाना, मुझे कहाँ पे प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है उसको किसी H1 टैग के अंदर। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक H1 टैग वापस यूज कर रहा हूँ। इस H1 टैग के अंदर मुझे कुछ कुछ प्रिंट करवाना है। ठीक है, जो भी मैं कंसोल से मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज कर सकता हूँ, मतलब जावास्क्रिप्ट से जो भी वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ वो मुझे कहाँ प्रिंट करवानी है, HTML टैग में प्रिंट करवानी है। ओके, क्या करेंगे उसके लिए, सो हम लोगों ने, तुम लोगों ने CSS में आईडी टैग, आईडी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आईडी एंड क्लासेस। ठीक है, सो हम उसमें से आईडी का यूज करेंगे जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक पर्टिकुलर टैग को। ओके, चलो हम लोग वही चीज करने वाले हैं। एक काम करते हैं, मैं एक वेरिएबल वापस क्रिएट कर रहा हूँ, इस वेरिएबल का नाम a है, और इसमें मैंने असाइन कर दिया एक सिंपल सा पार्ट दैट इज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, सिंपल। चलो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मुझे कहाँ प्रिंट करवाना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मुझे उस H1 टैग के अंदर प्रिंट करवाना, मतलब इसके अंदर। कैसे करूं मैं ये चीज, इसको करने के लिए मुझे यहाँ पर एक आईडी की जरूरत पड़ेगी। आईडी हम सभी ने पढ़ा हुआ है। ओके, आईडी जो होगा इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। ओके, फिलहाल के लिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ यश फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ, यश नहीं, हम लोग दे देते हैं इंदौर। ठीक है, इंदौर मैंने इस पर्टिकुलर आईडी का नाम दे दिया। ओके, चलो मैं इसको कर देता हूँ सेव। इस आईडी को मुझे यहाँ लेकर के आना है, मतलब मुझे इस ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू इस पर्टिकुलर H1 टैग के अंदर सेट करनी है। ओके, क्लियर। यहाँ पे हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं H1 टैग के अंदर। ठीक है, इस H1 टैग के अंदर सेट करनी है। ओके, क्या करें उसके लिए, तो यहाँ पर हमारे पास कंसोल की तरह एक और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो हम जिससे हम फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट। ठीक है,
डॉक्यूमेंट जो होगा, देखो इसका कलर चेंज हो गया, डॉक्यूमेंट जो है वो भी काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट है जो HTML टैग के सभी वैल्यूज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। मतलब हम लोग स्टार्टिंग में मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट खुद ही HTML पेज का कंटेंट चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है, हमें बार बार HTML का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, सो हम इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन कॉल करने की कोशिश करें। ध्यान से समझना, ये एक फंक्शन होगा, ओके। थोड़ा सा बड़ा नाम है इसका, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। जितने भी वर्ड्स इसमें सबके इनिशियल लेटर कैसे कैपिटल है, ओके। हमको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट एक फंक्शन है, इसके आगे ब्रैकेट्स लगे होंगे, ओके। तो जहां पे भी ब्रैकेट्स तुमको दिख जाए समझ लेना वो एक फंक्शन है। फंक्शंस को हम डिटेल में अभी आगे देखते हैं, ओके। अभी बस इतना समझो कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे इस H1 टैग के पास जाना है, इसके अंदर कोई वैल्यू सेट करनी है। क्या करें उसके लिए, तो हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं। इस नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, गेट एलिमेंट, एलिमेंट मतलब HTML टैग। हमें एलिमेंट जो हमारा HTML टैग है उसको गेट करना है, और किसकी हेल्प से गेट करना है, आईडी की हेल्प से, बाय आईडी, ओके। आईडी का नाम क्या था, आईडी का नाम था इंदौर, ओके। एक काम करते हैं, इस इंदौर को हम इसके अंदर लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंदौर, ओके। इंदौर नाम था उस आईडी का। तो वो क्या करेगा, जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो इस पूरे पेज में ऐसी कोई एलिमेंट ढूंढेगा जिसकी आईडी क्या होगी, इंदौर होगी, ओके। जैसे मैं इस इंदौर पे जाऊंगा, इसके इनर HTML की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है वो, प्रॉपर्टी ये है कि जब मैं वो एलिमेंट गेट करके ले आएगा तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू सेट करना है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। उस प्रॉपर्टी का नाम है, मैं यहाँ पे डॉट लगा के उसको कॉल करूंगा, दैट इज जस्ट अ सेकंड, इनर HTML, ओके। क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का, इनर HTML, ओके। आई बात समझ में। सो ओके, सो इस इनर HTML में क्या होगा, इस इनर HTML में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सेट करेंगे। किसकी वैल्यू सेट करनी है, इस a नाम के वेरिएबल की। तो मैं सिंपल सी लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर a, ठीक है। ये जो इक्वल्स टू का साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है असाइनमेंट ऑपरेटर को, ठीक है। सो राइट साइड जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड असाइन हो जाएगी इस इनर HTML पर। इनर HTML मैंने जैसे बताया किसको रिप्रेजेंट करेगा, H1 टैग के अंदर के पार्ट को, ठीक है। इनर HTML मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैंने लिखा है इसको, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर वाला पार्ट हमको चेंज करना है, तो हम लोग चेंज करते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। सो जब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो a की वैल्यू कहाँ सेट हो जाएगी, इंदौर, जिसकी भी आईडी इंदौर होगी उसके इनर HTML में, ओके। इनर HTML किसको रिप्रेजेंट करता है, टैग के अंदर के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको मैं रीलोड करता हूँ, सेकंड पेज जो हमारा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे हेलो हेलो वर्ल्ड आ गया क्या, देखो ध्यान से क्या हुआ था, हमारा जो सेकंड डॉट HTML था इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमने क्या किया, उसके इनर HTML में वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू पुट कर दी। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, क्या करें हम लोग, यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग बना सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वैर, जस्ट अ सेकंड, वैर x, y, ओके। ये मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20, ओके। क्लियर। मैं कंसोल पे क्या कर सकता हूँ, या तो कंसोल पे प्रिंट करवा दूं या तो इस इनर HTML में पहुंचा दूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग कंसोल पे प्रिंट करवा के देखते हैं, या हम लोग अभी ये पर्टिकुलर पार्ट यूज करें तो इसी में प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और H1 टैग यूज कर रहा हूँ। इस H1 टैग के अंदर मैंने क्या किया, जस्ट अ सेकंड, हम लोग एक H1 टैग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इस H1 टैग में कुछ भी प्रिंट नहीं करवाते हैं, सिर्फ एक आईडी यूज कर लेते हैं। इस बार मैं आईडी जो दे रहा हूँ उसका नाम रख देते हैं हम लोग फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट नाम की हमने एक आईडी यहाँ पे क्रिएट कर दी। चलो हम लोग चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, और इस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस गेट एलिमेंट कौन सा लेकर के आना है, जो फर्स्ट नाम का मैंने यूज किया था, ओके। मैंने यूज किया फर्स्ट, ठीक है। ये गेट करके लेकर के आएगा। यहाँ से मुझे क्या करना है, इसके इनर HTML में, इनर HTML में मुझे असाइन करना है दोनों का एडिशन। तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस वाई दैट इज दिस,
ओके क्लियर। चलो इसको हम चला के देखते हैं क्या होगा। तो जो एक और यहाँ पर H1 टैग आ जाना चाहिए, ओके, जिसके अंदर क्या आ गया, दोनों का एडिशन आ गया, दैट इज 30। ओके, आई बात समझ में। तो हम आईडी की हेल्प से कहाँ तक पहुंच सकते हैं, आईडी की हेल्प से जावास्क्रिप्ट से हम लोग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीका था, इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट में HTML कोड में अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ओके चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, इन वेरिएबल्स का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं और ऑपरेटर्स का भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके चलो ऑपरेटर्स को हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। जैसे नॉर्मल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो वैल्यूज चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम लाइक के अलग अलग ऑपरेशंस लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, अलग अलग टाइप के ऑपरेशन लगाने चाह रहे हैं। तो वो सब मैं किससे लगा सकता हूँ, वो सब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट से लगा सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके चलो, सो ऑपरेटर्स के लिए क्या करें हम लोग, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज दिस। और इस वेरिएबल के अंदर मैं एक सिंपल सा पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, सबसे ऑपरेटर जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, ये इक्वल्स टू, तो एक हमने यूज कर लिया। यहाँ पे हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये इस तरह से दिखता है, ठीक है, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, इस टाइप के क्या होते हैं, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दैट इज डबल प्लस एंड डबल माइनस, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इस डबल प्लस और डबल माइनस को यूज करके देखते हैं। मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ और मैं यहाँ लेकर के आता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ मैं सारी चीजें, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग किसको प्रिंट करवाएंगे, ए को, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्लस प्लस आर्गुमेंट देख लेते हैं, प्लस प्लस कैसे वर्क करता है। मैंने नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख दिया, ए प्लस प्लस सेमीकोलन। ओके, प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस प्लस का सिंपल सा मतलब होता है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, ठीक है। मतलब ए की जो वैल्यू होगी उसमें वन से इंक्रीमेंट हो और वापस वो ए में ही असाइन हो जाए। दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 10, इस लाइन पर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 11। ओके, एक काम करते हैं, सेव करते हैं और कंसोल पे जो प्रिंट होगा देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, 11। ओके, आई बात समझ में। सो ये कैसे वर्क करेगा, ये सिर्फ इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। वैसे ही माइनस माइनस वर्क करता है, माइनस माइनस भी क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा, वन से डिक्रीमेंट कर देगा। ओके सिंपल। चलो यहाँ पे हमारे पास और भी आर्ग्यूमेंट्स और भी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जो अभी फिलहाल काम के हैं। सो वो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशन बताते हैं दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में या दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में। क्या करें उसके लिए, सो वो किस फॉर्मेट में बताएंगे, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने आप सिंपल सा पार्ट लिखा। एक पहले तो हम ये देख लेते हैं कैसे दिखते हैं वो। तो तुम्हें मिलेगा डबल इक्वल्स टू, ठीक है, डबल इक्वल्स टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल इक्वल्स टू की दोनों साइड की वैल्यू कंपेयर करेगा। ओके, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन के अलावा हमारे पास क्या है, लेस देन, लेस देन के अलावा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। इस टाइप के हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। ओके, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा के देख लेते हैं इन्हीं वैल्यूज को। मैंने लिखा 10 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये सिर्फ कंपेयर करेगा दोनों वैल्यूज को, ठीक है। चला के देखते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, 10 और 10 क्या दोनों इक्वल होते हैं, हाँ इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। देखो कंसोल पे क्या प्रिंट होता है, ट्रू। ओके, ट्रू अपने आप में जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड होता है, ठीक है, जो कंडीशन चेक करता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके सिंपल। चलो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैं और क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा 11 नॉट इक्वल्स टू 10, ठीक है। 11 10 के इक्वल नहीं होता क्या, हाँ नहीं होता, कंडीशन ट्रू। ओके, आई बात समझ में। सो नॉट इक्वल्स टू इस तरह से वर्क करता है, नॉट इक्वल्स टू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस, ठीक है, क्लियर। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग। ओके, कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं एक सिंपल सा पार्ट और लिख देता हूँ, दैट इज अगर मैंने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 5,
ठीक है, 10 जो होगा वो ग्रेटर होगा क्या 5 से, ठीक है, ऐसा होता है क्या 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है क्या, हाँ होता है, तो क्या आउटपुट आएगा, माई आउटपुट आएगा ट्रू, अगेन ट्रू, ओके, आई बात समझ में। चलो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11 इज ग्रेटर देन 15, क्या 11 ग्रेटर होता है 15 के, नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स, आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स पे वर्क कर सकते हैं, इन कुछ रिलेशनल ऑपरेटर को हम आगे यूज करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट बचता है कमेंट्स, तो कमेंट्स का एक सिंपल सा पार्ट हमने यूज कर लिया, तो अगर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, ये कमेंट्स किसके लिए होते हैं, ये डेवलपर्स के लिए होते हैं। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस लिखनी है, मतलब मेरे को बहुत सारी लाइंस लिखने की जरूरत पड़ी, बहुत सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखना चाहूँ, मैंने लिखा दिस इज कमेंट और दैट्स इट। इसके आगे तुम जितनी जो भी लाइनें लिखोगे वो सब कैसी होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ओके, उसमें कुछ एरर भी नहीं आएगा, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगी, ओके, आई बात समझ में। सो ये पूरा पार्ट क्या था, कमेंट्स का था, ओके, क्लियर। चलो आई गेस स्टार्टिंग का पहला सेक्शन जो हमने सोचा था ये पर्टिकुलर चीज कंप्लीट हो चुकी है, हम दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, फंक्शंस एंड इवेंट्स, ओके। चलो हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो हम लोग आ जाते हैं वापस अपने कोड पर, ओके। चलो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इन फाइल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक और फोल्डर की जरूरत है, एक सेकेंड, एक और फोल्डर की जरूरत है, अभी मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ दैट इज दिस, मैं इसको नाम दिया 2_, जस्ट सेकंड, सेकंड पार्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, फंक्शंस, इवेंट्स, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, सॉरी मैं इसको वो कर देता हूँ, फॉर लूप, फंक्शंस एंड लास्ट पार्ट क्या था, इवेंट्स, ठीक है। सो सेकंड फोल्डर मैं इस नाम से बना देता हूँ, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम वापस सेम चीज करते हैं, मैं दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करूंगा। सो इस पर्टिकुलर फाइल को मैं नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए इंडेक्स डॉट HTML, सॉरी 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 ये ठीक है, index.html नाम की मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर दी, ओके, जस्ट सेकंड, ओके, पहली फाइल मेरी यहाँ पे बन चुकी है index.html, ठीक है, ठीक है। चलो इस index.html वापस हम लोग कोड लिख देते हैं जैसा हम लोग पहले लिखने वाले थे, दैट इज HTML, ठीक है। इस पर्टिकुलर फाइल में हम लोग नाम दे देते हैं इसको वापस सेम, जस्ट सेकंड, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे, हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करें तो हम वापस वही सेम चीज यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज स्क्रिप्ट टैग, मैंने यहाँ पे लिखा जस्ट सेकंड स्क्रिप्ट, और हम लोग यहाँ पर एक सोर्स पार्ट भी दे देते हैं। सोर्स पार्ट में क्या दे रहा हूँ, तो मैं अभी स्क्रिप्ट नाम ही दे देता हूँ वापस इसको, script.js, ठीक है। अभी मैंने फाइल क्रिएट नहीं की है, तो हम इस फोल्डर पे चल के एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, ओके। इस फाइल का नाम क्या है, script.js, इसको मैं सेव कर देता हूँ किस नाम से, script.js, ओके, क्लियर। चलो आ जाओ, चलो हम लोग इस पे फर्दर कोड लिखते हैं अपना। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे वर्क करने वाले हैं सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे, फॉर लूप से, फंक्शंस एंड इवेंट्स पर, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे होंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम h1 टैग में वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 टैग, और इसमें मैं एक आईडी स्पेसिफाई कर देता हूँ, आईडी का नाम हम लोग देते हैं फिलहाल के लिए वापस इंदौर, ओके, जस्ट सेकेंड,
ठीक है, आईडी का नाम दे दिया हमने इंदौर। ठीक है, स्क्रिप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक सिंपल सा पार्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में अपना कोड लिख के देखते हैं। ओके, चलो। सो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या करें, सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है सबसे पहला पार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होगा, हमारे पास होगा इफ एंड एल्स। ओके, इफ एल्स कैसे वर्क करेंगे, सो मैं लिख देता हूँ इफ, और इस पर मैं एक सिंपल सी कंडीशन दूंगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स देंगे। ओके, ये जो पर्टिकुलर बॉक्स होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। सिंपल। तो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक सिंपल सा कंडीशन लिखते हैं, दैट इज 10 इज ग्रेटर देन 5। सिंपल। ठीक है, अभी हमने ये चीज चला के दी थी कंडीशनल ऑपरेटर्स की कि ये पर्टिकुलर चीज ट्रू होगी कि फॉल्स, तो ये हमको दो टाइप की आउटपुट देगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, जब मैं ट्रू और फॉल्स इनमें से कोई भी एक दूंगा, ओके, जैसे मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स, ट्रू आएगा। ओके, अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर जो बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो फिलहाल के लिए मैं अभी कंसोल पे एक पर्टिकुलर पार्ट लिखता हूँ। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर हम सिंपल सा प्रिंट करवा देते हैं ट्रू। ठीक है, सिंपल। और इसी के जस्ट बाद मैं एक और चीज कर सकता हूँ, क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, और एल्स पार्ट में मैं एक सिंपल सा पार्ट यूज कर रहा हूँ, दैट इज कंसोल। ओके, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं दिस इज फॉल्स। ओके, सिंपल। चलो, सो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग क्या क्या चीज की, हमने ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हमने एक कंडीशन दी, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रन हो रहा है, और एल्स पार्ट जो होगा वो तब रन करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को चला के देखते हैं। ठीक है, तो हमें सॉरी मैंने कंसोल पे प्रिंट कर दिया, हम लोग HTML उसमें भी प्रिंट करवा सकते हैं, दोनों में प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वाला पार्ट यूज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, डॉग गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी में हम लोग किसको यूज करेंगे, इंदौर, और इंदौर पे मैं किसको कॉल करूंगा, अपने इनर HTML को। ठीक है, इनर HTML इज व्हाट, इट इज एन, मैंने इसमें लिख दिया दैट इज एक स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को हम लिख देते हैं ट्रू। ओके, सिंपल, आई बात समझ में। चलो, सो ये पर्टिकुलर पार्ट कहाँ सेट हो जाएगा, जो हमारा इंदौर इंदौर आएगा H1 वाला, जिसकी आईडी इंदौर है, वहां सेट हो जाएगा। ओके, चलो एक काम करते हैं, इसी सेम लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इस बार मैं एल्स वाले पार्ट में ये सेम चीज लिख देता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या दे रहा हूँ, फॉल्स दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है, बिल्कुल सही है। तो क्या होना चाहिए, 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है, तो क्या होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग यहाँ चलते हैं, ये हमारा HTML पेज है, सो हम इसको ओपन करते हैं ब्राउजर में। ओके, ओके, सो क्या आउटपुट दे रहा है, ट्रू दे रहा है, मतलब वो कंडीशन जो थी वो कैसी थी, ट्रू थी। ठीक है, जब वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, जब वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सिंपल। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन फॉल्स करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 15 कर दूं, ओके, या 51 कर दूं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 इज ग्रेटर देन 51 होता है या नहीं होता, तो ये एफ वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्या चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, और क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, क्लियर। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहाँ भी देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम अपने इंस्पेक्ट पे जाके भी देख सकते हैं, जो हमारा कंसोल वाला पार्ट है। ठीक है, उस पर भी जाके देख सकते हैं। ओके, आई बात समझ में। चलो, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ चल के तुम देख सकते हो क्या आउटपुट आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ओके, चलो मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ, जो हमने कोड लिखा था, जस्ट अ सेकेंड, 10 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन
51 होता है क्या? नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे? दिस इज फॉल्स। आई बात समझ में? सो ये पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से वर्क करेगा। क्लियर? चलो, आई गेस ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस। ओके, फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं? फंक्शंस भी काइंड ऑफ एक बॉक्स की तरह ही होता है। ठीक है, ये बॉक्स कैसे वर्क करेगा? तो हम इसी के अंदर कोड लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बॉक्स होगा इसको हम नाम दे सकते हैं। अगर मुझे बार बार कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं करवानी है तो मैं एक बॉक्स के अंदर उसे लिख सकता हूँ, उस बॉक्स को मैं एक नाम दे दूंगा, उस नाम को मैं बार बार यूज करूंगा। ओके, तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता जा जाएगा। ठीक है, तो हम फटाफट यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन। फंक्शन एक कीवर्ड है, जैसे डॉक्यूमेंट और कंसोल हमको देखने को मिला था, वैसे ही फंक्शन एक कीवर्ड है। ओके, फंक्शन का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसका नाम दे देता हूँ एडिशन। ठीक है, मैं क्या नाम दे रहा हूँ इसका? एडिशन। इसके आगे मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ये इसका सिंटैक्स है। कर्ली ब्रैकेट्स जो इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर मैं कितना भी चाहूँ कोड लिख सकता हूँ, जैसा मैंने इफ और एल्स के साथ लिखा था वैसे ही कुछ कुछ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट में लिख दिया दिस। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर लाइन में मैं कुछ कुछ चीजें प्रिंट करवाता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ क्या? हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, या मैं डायरेक्टली कुछ प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आप लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर मैं क्या पार्ट कर देता हूँ? फंक्शंस हेलो। ठीक है, सिंपल, ये सिंपल सी लाइन मैंने इसमें लिख दी। मतलब कंसोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए जब ये फंक्शन चलेगा? तो एडिशन, सॉरी, फंक्शंस हेलो। ओके, चलो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? एडिशन को कॉल कर रहा हूँ। ओके, इस एडिशन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करें? सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिशन। एडिशन के अंदर हमने ब्रैकेट लगाया। ठीक है, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? फंक्शन की कॉलिंग कर सकता हूँ। क्या मतलब है इसका? तो फंक्शन जो होगा उसकी डेफिनेशन हम ऐसे देंगे, इसके अंदर जितना कोड तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन ये अपने आप कॉल नहीं होगा, इसके अंदर वाला पार्ट अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस बॉक्स का नाम तुम्हें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट्स के साथ। ओके, बात समझ में आई? चलो, तो एक काम करते हैं, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, स्क्रिप्ट मतलब हमारे सेकंड जो हमारी इंडेक्स फाइल है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या होता है? फंक्शंस हेलो, क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? फंक्शंस हेलो। कैसे वर्क हुआ ये? तो ध्यान से देखना, ये पर्टिकुलर फंक्शन चल गया था। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे होता है? ये एडिशन को जब मैंने कॉल किया तो वो उठ के गया अपनी डेफिनेशन पर, और इसके अंदर जो भी कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब भी हम ऐसी कॉलिंग करेंगे तभी इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो फंक्शन इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, चलो मैं एक और यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जो वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो, सो रिटर्न करने का क्या मतलब है? जैसे अभी समझ में आ जाएगा। पहले तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। मैंने लिखा फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का नाम मैं क्या दे देता हूँ? मल्टीप्लाई। ओके, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने मल्टीप्लाई। ओके, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसमें कुछ कुछ कोड लिखने वाला हूँ। इस कोड में मैं सिंपल सा पार्ट लिख देता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है? तो रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा, इसके अंदर तुम जो भी लिखोगे वो कहाँ चले जाएगा? जहां से फंक्शन की कॉलिंग हुई थी। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम मल्टीप्लाई। ओके, हेलो फ्रॉम मल्टीप्लाई, ये सिंपल सी लाइन मैंने इसमें लिख दी। ओके, चलो मुझे करना है इस मल्टीप्लाई फंक्शन की कॉलिंग करनी है। मुझे एक काम करते हैं, ये जो इंदौर वाला पार्ट हमने यहाँ लिखा था इसको मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज दिस। लेकिन इस बार इसका नाम दे रहा हूँ मैं गोवा। ठीक है, इस आईडी का नाम मैंने दे दिया गोवा। इस गोवा की जगह पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? हेलो फ्रॉम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट लिख रहा हूँ, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर हम किस आईडी को लेकर के आते हैं? गोवा नाम की आईडी को लेकर के आते हैं, जिसके इनर एचटीएमएल में क्या असाइन हो जाना चाहिए? तो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू देने की बजाय क्या कर रहा हूँ? इस मल्टीप्लाई फंक्शन की कॉलिंग कर रहा हूँ। ओके, क्या कर रहा हूँ? इस मल्टीप्लाई फंक्शन की कॉलिंग कर रहा हूँ। कैसे कॉल कर सकते हैं? ब्रैकेट लगा के। देखो ध्यान से, एडिशन कैसे कॉल किया था? ऐसे किया था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई फंक्शन जब भी कॉल होगा वो उठ के जाएगा अपनी डेफिनेशन पर, इसके अंदर जो भी पार्ट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी ये हेलो फ्रॉम मल्टीप्लाई वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठ के कहाँ आ जाएगी? इंटरनली इस जगह पर आ जाएगी। ओके, जैसे ही वो इस जगह पर आएगी वो किस में असाइन हो जाएगी? इंटरनल इनर एचटीएमएल में। किसके इनर एचटीएमएल में? जिसकी भी आईडी गोवा है। ओके, किसकी आईडी गोवा है? इस पर्टिकुलर h1 टैग की। तो चला के देखते हैं, देखो हेलो फ्रॉम मल्टीप्लाई आ गया क्या यहाँ पे? ठीक है, बात समझ में आई? सो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से यहाँ से एलिमेंट गेट कर सकते हैं।
और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज उसमें असाइन कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप से। आई बात समझ में? चलो एक और पार्ट देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट फंक्शन होता है, ठीक है। अलर्ट फंक्शन जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, डायरेक्टली हम लोग इसकी कॉलिंग कर सकते हैं, हमें इसको डिफाइन करने की, मतलब इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट, ठीक है। ये जो अलर्ट फंक्शन होता है इसके अंदर तुम कुछ भी एक लाइन यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज पॉप अप, ठीक है, दिस इज अ पॉपअप, ओके, सिंपल सी लाइन लिख दी। चला करके देखते हैं, ठीक है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये डायरेक्टली रन हो जाता है और ये ब्राउजर पर मुझे एक पॉपअप जनरेट करके देगा, ठीक है। कैसे? इसको रीलोड करूं, देखो क्या बोल रहा है, दिस इज अ पॉपअप। ओके कर दोगे तो क्या होगा, फर्दर ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं HTML कोड में। तो एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सा पार्ट इसमें इंक्लूड करके देखते हैं, ठीक है। चलो, या फिर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को वापस यूज करके देख लेंगे इवेंट्स में, ओके। आई बात समझ में? सो हमने अभी तक क्या क्या चीजें देख ली, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लिए, हमने फंक्शंस देख लिए, ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फॉर लूप का, ठीक है। फॉर लूप कैसे वर्क करते हैं, तो लूप जो होंगे वो इस तरह से वर्क करते हैं कि जो भी कोड मैं इसमें लिखने वाला हूँ वो क्या आएगा, वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। कब तक एग्जीक्यूट होता जाएगा, जब तक मैं उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं कर देता, ठीक है। क्या मतलब है इसका, तो एक सिंपल सा पार्ट है, कैसे लिखते हैं इसको, इसके अंदर फॉर कीवर्ड यूज करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसमें कितने सेक्शंस होंगे, यहाँ पे होंगे 3 सेक्शंस। पहला जो सेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियलाइजेशन को, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बनाया, मैंने वेरिएबल का नाम दिया आई, ओके, सिंपल। मैं इस पहले वाले सेक्शन में इस आई की वैल्यू सेट करूंगा, मैंने लिखा आई इज इक्वल्स टू 1, सिंपल। नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा। फर्स्ट लाइन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट इज कंडीशन, ओके। कंडीशन का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने कहाँ यूज किया था अभी, इस टाइप के इफ स्टेटमेंट में, ओके। सो सेम कंडीशन हम लोग यहाँ देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। लास्ट पार्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, अपडेशन के लिए होता है, ठीक है। तो जो भी मैं अपडेशन देने वाला हूँ वो इस तरह से मैं दे सकता हूँ, ओके। आई बात समझ में? चलो इसमें भी ब्रैकेट्स आएंगे। अगर इस पर्टिकुलर फॉर लूप में ये लाइन की कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती है, तो इसके अंदर जो कोड लिखा होता है वही एग्जीक्यूट होता है जैसा इफ में हो रहा था, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है इसमें, ये बार बार एग्जीक्यूट होता ही चला जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंसोल का पार्ट यूज करते हैं। मैं कंसोल डॉट लॉग पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा पार्ट प्रिंट कर रहा हूँ, दैट इज आई की वैल्यू, ओके। कर देते हैं इसको सेव। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, अभी मैं अलर्ट वाले पार्ट को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ क्या होना चाहिए, ये लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 1 सेट होगी, 1 इज लेस देन 5 होता है क्या, हाँ होता है, और दैट्स इट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो सीधा अंदर आ जाएगा और इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू जो कितनी है 1 है, ओके, क्लियर। 1 प्रिंट हो जाएगा, ये लूप रोटेट होके वापस कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर अपडेशन वाले सेक्शन पर। आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके। वापस वो कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 इज लेस देन 5 होता है क्या, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है क्या, हाँ होता है, ठीक है, कंडीशन ट्रू। वापस से वो क्या प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू, इस बार आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, ओके। एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, तो कंसोल पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक वो एक बार हमने क्या किया था, कंसोल वाला लाइन एक बार लिखा था, वो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 5 बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन कब तक फॉल्स नहीं हुई, जबकि जब तक आई की वैल्यू कितनी नहीं होगी, 6 नहीं होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो फॉर लूप जो होगा इस तरह से वर्क करेगा, क्लियर। आई गेस इतनी चीजें क्लियर है सभी को। हमने तीनों सेक्शन देख लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप और फंक्शंस, ओके। चलो अब इनको थोड़ा सा आगे वाले लेवल पर यूज करके देखते हैं कि HTML के साथ मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इवेंट को भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके। जस्ट अ सेकंड, मुझे यहाँ पर मैं एक और पार्ट बना रहा हूँ, दैट इज मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल सा पार्ट, दैट इज बटन, ठीक है। मैं बटन नाम का एक टैग यूज कर रहा हूँ जिससे मैं बटन क्रिएट कर सकता हूँ। इस बटन के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक क्या होता है, ठीक है, तो ऑन क्लिक एक इवेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ऑन क्लिक इज व्हाट, एन इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या होगा, इवेंट ये होगा कि
किसी रियल टाइम में तुमको कोई चीज एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है, मतलब कोड तुम्हारा पेज लोड हो चुका है, उसके बाद कोई बटन क्लिक करता है तो कुछ हो जाना चाहिए, इस टाइप के चीजें जो परफॉर्म करनी है वो इस टाइप की इवेंट से होती है। तो एक इवेंट हमारे सामने दिख रहा है हमको ऑन क्लिक। ऑन क्लिक कैसे वर्क करेगा? ऑन क्लिक के अंदर हम लोग क्या पास कर सकते हैं, एक फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में? तो अभी फिलहाल जो पहले से बना हुआ फंक्शन है दैट इज अलर्ट, हम उसकी कॉलिंग करते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो इसके अंदर मैं डायरेक्टली ये लाइन लिख सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एक बटन दिखेगा, बटन के ऊपर मैं चाहूँ तो एक वैल्यू सेट कर सकता हूँ, वैल्यू इज क्लिक हियर। ओके, सिंपल। चलो, इस अलर्ट फंक्शन के अंदर मैं एक सिंपल सी लाइन भी यूज कर सकता हूँ। इस लाइन को मैं कैसे दे रहा हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं इसको सिंगल कोड में लिख देता हूँ। मैं इसमें लिख रहा हूँ दिस इज अलर्ट फंक्शन पॉपअप, ठीक है, सिंपल सी लाइन मैंने इसमें दे दी। ओके, जब मैं पेज लोड करूंगा तो मुझे एक बटन वहां पे दिखना चाहिए। ओके, तो एक बार चला के देखते हैं क्या वहां पे बटन शो होगा। ओके, एक सिंपल सा बटन प्रिंट हो रहा है। ओके, जस्ट सेकेंड। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग बटन की जगह पर इनपुट फील्ड यूज कर लेते हैं। ओके, फिलहाल के लिए टाइप इज बटन, और इसका नाम जो है वो अभी मैं कुछ भी सेट नहीं कर रहा हूँ। ओके, वैल्यू इज क्लिक हियर, और यहाँ हम दे देते हैं दिस। ओके, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इनपुट एक इनपुट फील्ड हमने बनाई है जिसमें टाइप कैसा दिया है, बटन दिया है। ओके, इस टाइप बटन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक यूज कर रहे हैं, जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करता है तो क्या आना चाहिए, हमारे पास ये पर्टिकुलर पार्ट आ जाना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बटन तुमको शो हो रहा है, ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो अलर्ट फंक्शन यूज हुआ है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, और इसके अंदर जो भी पार्ट लिखा हुआ है वो प्रिंट होना चाहिए। अलर्ट फंक्शन हम चला के देख चुके हैं, वो एक पॉपअप जनरेट करता है। ओके, तो फिर से लोड करता हूँ एक बार से, यहाँ पे क्लिक हियर करके तुम्हें एक बटन दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो पॉपअप आ गया क्या, दिस इज अलर्ट फंक्शन पॉपअप, ठीक है, जो हमने वहां पे बोला था वही चीज हुई। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इवेंट का, ठीक है, इवेंट इंप्लीमेंट करने का कैसे करते हैं, ऑन क्लिक। ठीक है, तो जो भी टैग तुम लोग यूज करोगे उस टैग के अंदर ही तुम लोग यहाँ पर क्या दोगे, इवेंट का नाम दोगे। ओके, आई बात समझ में? सो ये पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से वर्क करता है। ओके, क्लियर? आई गेस इतनी चीजें क्लियर है, इसमें किसी को कोई इशू नहीं होगा। ओके, चलो, सो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो अपना इवेंट वाला पार्ट भी यहाँ कंप्लीट होता है। इवेंट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, सो हमने एग्जाम्पल उसका देख लिया, बहुत सारे इसी तरह से वर्क करते हैं। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक और फोल्डर हमारा क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम अपना नेक्स्ट पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग एक थर्ड सेक्शन हमारा इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज वैलिडेशंस। ओके, वैलिडेशंस क्या होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशंस का मतलब होता है कि जब भी हम कुछ फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ओके, कोई भी एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, सो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, उस पर्टिकुलर फॉर्म में हम लोग अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी ने बिना कुछ नाम दिए अगर कुछ एंटर कर दिया है तो हम लोग क्या करें, ठीक है, या किसी ने कोई पासवर्ड दिया है लेकिन उस पर हम लोग एक कंडीशन रखना चाह रहे हैं कि 6 डिजिट से ज्यादा का पासवर्ड होना चाहिए, 5 डिजिट से ज्यादा का होना चाहिए, तो ये सब कंडीशन हम कैसे देंगे? ठीक है, चलो जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर हमारे पास ये पर्टिकुलर फाइल बन चुकी है। ओके, इस पर्टिकुलर में मैं कुछ नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे पहली फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की किस नाम से, तो मैं आपको अभी valid.html नाम से मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ओके, सो valid.html नाम से मैंने इस फाइल को बना दिया। ओके, एक सेकेंड, ठीक है, मैंने इसको सेव किया और इसको हम valid.html से सेव कर देते हैं। ठीक है, ये वैलिडेशन हम इसको नाम दे देते हैं। मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी स्क्रिप्ट टैग की, ठीक है, तो स्क्रिप्ट में ऐड कर देता हूँ एक्सटर्नल। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग में मैं स्क्रिप्ट नाम की ही एक
script.js नाम की फाइल ऐड करूंगा। ओके, चलो इसके अंदर हम लोग क्या करें। सो अभी फिलहाल के लिए मैं एक और नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम क्या होगा, script.js। ओके, सो मैं कर देता हूँ इसको सेव। सो इसमें जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड होगा। ओके, चलो क्या करें इसके लिए, तो हम लोग एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स दे देंगे। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट फील्ड यहाँ पे दे रहा हूँ। इस इनपुट फील्ड का टाइप कैसा होगा, टेक्स्ट होगा। ओके, और मैं इसमें एक नाम दे सकता हूँ। ये जो नाम होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक इंटरनल जो वेरिएबल हम लोग यूज करें उसको रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे एक br टैग यूज कर रहा हूँ जो ब्रेक रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, इसका टाइप में कैसा दे रहा हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, पासवर्ड फील्ड मतलब कि उसके अंदर जो वर्ड्स आएंगे वो डॉटेड फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और मैं जो उसका वेरिएबल है उसका नाम भी पासवर्ड दे रहा हूँ। ओके, एक br टैग यूज कर लेते हैं, दैट्स इट। चलो यहाँ पे एक और चीज कर देते हैं, क्या मैं यहाँ पर बाहर की साइड ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, दैट इज नेम। ठीक है, मतलब वहाँ पे दिखना चाहिए नेम लिखा हुआ, और यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, तो पासवर्ड भी हमको दिखना चाहिए। एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले एक और चीज यहाँ पे कर देते हैं, दैट इज यहाँ पे मैंने दे दिया एक इनपुट फील्ड, इसका टाइप कैसा दिया, सबमिट। ओके, सबमिट किसको रिप्रेजेंट करता है, सबमिट भी एक टाइप है जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। हम लोग नेम नहीं देंगे, हम लोग क्या देंगे, वैल्यू। ओके, वैल्यू में क्या असाइन कर दें, वैल्यू में मैं असाइन कर देता हूँ मैं लिख दिया रजिस्टर, या हम लोग दे देते हैं यहाँ पे लॉगिन। ओके, क्लियर, सेव करते हैं इसको। सिर्फ इतने से पार्ट को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा पेज दिखेगा कैसे। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, हम अपने पर्टिकुलर पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हमने एक अलग फोल्डर बनाया था वैलिडेशंस के लिए। ठीक है, इस valid.html को हम ओपन करेंगे क्रोम में। ओके, चलो देखो ध्यान से, ये दो चीजें आ गई यहाँ पर। मैं यहाँ पर अलग नाम दे सकता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, कुछ कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट से होगा। ओके, चलो उसके लिए हम लोग क्या करें, सो ये जो फॉर्म टैग है इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसमें दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक नाम सेट कर रहा हूँ इस फॉर्म का। इस फॉर्म का नाम दे देता हूँ मैं माई फॉर्म। ओके, सिंपल। इसके अंदर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पर एक इवेंट यूज कर रहा हूँ, जैसे ऑन क्लिक इवेंट यूज किया था इसके पहले हमने, वैसे ही मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ऑन सबमिट इवेंट, ऑन सबमिट। ओके, ऑन सबमिट भी एक इवेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपल सी लाइन लिख रहा हूँ, मैं इसमें लिख रहा हूँ रिटर्न, और मैं एक फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, फंक्शन का नाम लिख देता हूँ वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, क्लियर, फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं वैलिडेट फॉर्म। वैलिडेट फॉर्म हमने अभी तक बनाया क्या, नहीं बनाया। ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट फाइल में अपने बनाने वाले हैं। ओके, सो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जैसे ही मैं इस सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा ये मेरा पूरा फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। जब ये फॉर्म फॉर्म हमारा प्रोसेस होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पर या कहीं पर भी चले जाना चाहिए जहाँ पर भी हम उसको देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्शन टैग देते हैं, जिससे कि मैं जिस भी पेज पर उसको भेजना चाहता हूँ वहां हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इस पे लिख रहा हूँ sum.html। ठीक है, कुछ HTML फाइल का नाम लिख दिया, अभी हमने HTML फाइल इसमें बनाई नहीं है। ओके, चलो तो क्या होगा, कोई भी नाम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, और जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करेगा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑन सबमिट पर, ऑन सबमिट पर वैलिडेट फॉर्म एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और हमारा फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म जो होगा वो अल्टीमेटली कैसा है, फंक्शन है। फंक्शन का नाम हमने वैलिडेट फॉर्म दिया है। इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, क्या इसमें कोई बॉडी सेक्शन होगा, हाँ होगा। ऐसे ही हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। चलो मैंने यहाँ लिखा var नेम, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मुझे क्या करना है, जो भी यूजर यहाँ से इनपुट देगा वो कहाँ आ जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर लाइन पर आ जाना चाहिए। मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म। माई फॉर्म किसका नाम है, ध्यान से देखो जाके, जो हमारा फॉर्म है उसका नाम है। ठीक है, नेम करके हमने लिखा है माई फॉर्म। ओके, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग माई फॉर्म को डॉट लगा के कॉल कर सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या, किस पर जाना है, मुझे जाना है इनपुट फील्ड पे। कौन सी वाली इनपुट फील्ड पे, नेम नाम की कि पासवर्ड नाम की, नेम नाम की। ओके, सो मुझे वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां जाने के लिए मैं यहाँ पे डॉट लगा के नेम लिखूंगा। ठीक है, तो पहली इनपुट फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस पर रखी हुई जो भी वैल्यू होगी उसको मुझे लेकर के आना है, मैं डॉट लगा के वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, सो इस लाइन पर जो भी वैल्यू रखी होगी वो उठ के किस में असाइन हो जाएगी, नेम नाम के वेरिएबल में। ये जो नेम नाम का वेरिएबल है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ओके, फटाफट हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम मैं अभी पासवर्ड दे रहा हूँ। ठीक है, सेम नाम दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट पासवर्ड। ठीक है,
पासवर्ड ही नाम था क्या उसका, पासवर्ड वाली फील्ड का, हाँ, उसकी भी वैल्यू कहाँ आ जानी चाहिए, इस लाइन पर आ जानी चाहिए। इन दोनों वेरिएबल्स में क्या आ जाएगा, अगर मैं इस वैलिडेट फॉर्म को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस दोनों वेरिएबल्स में वो वैल्यूज आ जाएंगी जो यूजर देगा एज एन इनपुट। ठीक है, तो इस तरह से तुम गेट करके लेकर के आ सकते हो ये लाइन लिख के। ओके, डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है हर बार, ठीक है, अगर मुझे पेज की किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो। ओके, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ कंडीशन मैंने क्या दी, ये जो नेम है अगर ये किसके इक्वल हो, इक्वल्स टू क्या हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो क्या होना चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, हम लोग एक अलर्ट फंक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, आई बात समझ में, हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी ने खाली छोड़ दिया उस पर्टिकुलर फील्ड को तो यहाँ पे अलर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये जो अलर्ट फंक्शन होगा ये क्या बोलेगा, हम लोग दे देते हैं यहाँ पे नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, इस टाइप का मैंने एक उसमें पार्ट दे दिया। और मैं यहाँ पर एक और कंडीशन दे रहा हूँ, मैंने लिखा एल्स इफ भी एक कंडीशन, जैसे मल्टीपल कंडीशन अगर यहाँ पर हो तो हम एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एल्स इफ में मैंने एक और कंडीशन दे दी, अगर पासवर्ड जो है, ठीक है, उसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पासवर्ड में जो भी वैल्यू आएगी उसकी लेंथ, अगर उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ लेस देन 6 है तो क्या हो जाए, लेस देन 6 है तो फिर से अलर्ट जनरेट हो जाए। ठीक है, मैं लिखा अलर्ट, और इस अलर्ट के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, अलर्ट के अंदर हम एक सिंपल सा पार्ट लिख देते हैं, दैट इज पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये सिंपल सा मैसेज हमने दे दिया। एक और चीज, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसमें मैं एक सिंपल सी लाइन और लिख रहा हूँ, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये सिंपल सी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अभी इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक और लाइन लिख दी, दैट इज रिटर्न फॉल्स। ओके, सिंपल। चलो, आई गेस ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ये लास्ट पार्ट था। ओके, चलो फटाफट इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो पार्ट है, इसको मैं रीलोड करता हूँ। ओके, सो अगर मैं इसको डायरेक्टली लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, क्या बोल रहा है, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, आगे पॉपअप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे पासवर्ड जो होता है वो कितना दे दूँ, 3 डिजिट्स का दे देता हूँ, तो क्या बोलेगा, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स। एक काम करते हैं, ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो फिर वो पर्टिकुलर पार्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। ये आगे पेज पर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि sum.html नाम की हमने फाइल एग्जीक्यूट बनाई नहीं है अभी। ठीक है, अगर ये बना देते हैं तो वो चीज हो जाती है। ओके, चलो हम लोग वापस इस पर्टिकुलर पार्ट पे आ जाते हैं जो ये फाइल अवेलेबल थी। एक बार इस फाइल को अच्छे से देख लेना, लास्ट पार्ट इम्प्लीमेंटेशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तुम्हें कोड उस पर अवेलेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर लिंक पर। ओके, जो फर्दर पार्ट है तुम डाउट सेशन में पूछ सकते हो। ओके, सो इस पर एक बार जाके देख लेना, जितनी चीजें हमने यूज की हैं तुमको इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मिल जाएगी। ओके, इवेंट्स, ऑन क्लिक इवेंट, वैलिडेशन, ऑन सबमिट। ठीक है, आई बात समझ में। सो एक बार इसको अच्छे से और लास्ट पार्ट ये है कि अगर कोई भी इशू हो तो तुम डाउट सेशन में उसको पूछ सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।